नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज वो वाला टॉपिक करेंगे जो कि मैं बहुत पहले आप लोगों को करवा दिया था, तो देखते हैं अभी तक आप लोगों को भी याद है कि नहीं है। तो आंसर आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत की एक दो क्लासेस में ही करवा दिया था आप लोगों को, रो बेस्ड क्वेश्चंस। तो जल्दी से इसके नियम देख लो एक बार, हिंदी वाले पढ़ लो। जो रूल्स लिखे हुए हैं यहां पर उनको पढ़ लीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। देखते हैं कितने लोग जल्दी बता पाते हैं इसका आंसर, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली क्लास पहले अटेंड नहीं की है। एक बार नो लिख दीजिए जिन्होंने ये वाली क्लास अटेंड नहीं की थी जब ये मैंने पढ़ाया था। इसी कोर्स की पहली या दूसरी क्लास में ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस कोर्स में, ये जो मेंस वाला कोर्स है ना, इसकी शुरुआत से सारी क्लासेस देखो। ज्यादा नहीं हुई है, मुश्किल से 8 या 9 क्लास ही हुई है अभी तक। वो 8 से 9 क्लासेस को आप अभी संडे आ रहा है, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, संडे को बैठ के आराम से 3-4 क्लासेस देख लेना, कवर कर लेना। 3-4 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। सी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, 505। चलो जिनको नहीं आता उनको समझा देता हूं, ध्यान देना। इधर एकदम इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में एक एक नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहां पर क्या है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो रो 1 की अगर मैं बात करूं, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये दोनों नंबर को लूंगा, ठीक है, 91 और 80 को। और इस पे देखो रूल्स कौन से फॉलो हो रहे हैं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, फॉलोड बाय ये ऑड है क्या, नहीं है, मतलब ये फॉलो नहीं हो रहा। आगे देखो, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ये ऑड है, विषम संख्या, फॉलोड बाय इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो एक विषम संख्या के बाद में अगर एक सम संख्या है तो क्या करना है, देन लार्जर नंबर इज डबल्ड। जो लार्जर नंबर है उसको डबल कर दो। तो लार्जर नंबर ये बड़ा नंबर है, इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 182। ये आ गया। अब जो आ गया उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट में बचा हुआ है ना, इसको लिख दो 181 को यहां पर ऐसा। और अब फिर से आप इस चीज को पढ़ो। तो अब क्या है, ये सम संख्या है, इसके बाद में एक विषम संख्या है, मतलब इवन नंबर के बाद में एक ऑड नंबर है। तो देखो ऐसी कौन सी कंडीशन है इवन के बाद में ऑड वाली। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन नंबर्स विल बी एडेड। अगर एक इवन के बाद में ऑड नंबर होगा, सम संख्या के बाद में विषम संख्या होगी, तो दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ोगे, 18 दूना 36, 363। ये आपका बन गया पहली रो का रिजल्टेंट, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, इफ के इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। के जो है वो रिजल्टेंट है पहली रो का, मतलब के जो है ये पहली रो का रिजल्टेंट है, यानी 363 है। देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो। तो इस सेकंड रो का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पहले दो नंबर को लेते हैं, 363 और 128, 363 और 128। अब देखो ऑड के बाद इवन है, यहां पर देखो ऑड के बाद इवन है, देन लार्जर नंबर इज डबल्ड। तो लार्जर नंबर को डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 36 36 72, यही होगा। अब जो बचा हुआ नंबर था 142, इसको इसके बगल में लिखो। और अब फिर से देखो, इवन के बाद में इवन तो ये वाला है, ये देखो, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, सम संख्या के बाद में एक और सम संख्या है, देन स्मॉलर नंबर इज एडेड टू हाफ ऑफ लार्जर नंबर। तो इसका हाफ जो होगा, ये था हाफ इसका, इसमें ये स्मॉलर वाले को ऐड कर देना है। तो 3 2 5, 6 4 10 का 0, एक कैरी, तो 3 4 5, 505 आपका आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया था बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया। एकदम इजीएस्ट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा तो क्लर्क वाले में आएगा, पीओ में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगर अगर आता है तो एक एक नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बनना चाहिए भैया आपसे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से बना के बताओ क्या आंसर आएगा। चलो काफी सारे लोगों के आंसर आ गए हैं।
क्या आंसर दे रहे हैं? बी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ना समय नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग अभी दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि सर कुछ लोग बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप बार बार कंडीशन पढ़ते हो, कंडीशन याद हो जानी चाहिए एक बार पढ़ने के बाद। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रोज, दोनों रिजल्टेंट का आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, मतलब इसका भी आंसर निकालना है, इसका भी आंसर निकालना है। तो ये जो बार बार इधर लिखते हैं ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहली चीज तो समझाने के लिए मैंने लिखा था, अभी आपको लिखना नहीं। आप देखो ये क्या है? इवन, इवन के बाद में इवन है, ये वाली कंडीशन थी आखिरी वाली, इवन के बाद में इवन। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। इवन के बाद में इवन में क्या किया था? स्मॉलर नंबर इज एडेड टू हाफ ऑफ लार्जर नंबर। तो इसका लार्जर नंबर का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 66। इसमें स्मॉलर नंबर को ऐड कर दो, तो 8 6 14 और 15 150 हो गया। उधर देखो 77 है। अब इसमें देखो इवन के बाद में ऑड है, तो इवन के बाद में ऑड है, ये वाली कंडीशन थी। इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर, नंबर्स विल बी एडेड, इन दोनों को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 50 7 127, यानी 227 हो गया। तो ये आ गया रिजल्टेंट 227 इसका, पहली वाली रो का। ठीक है, अब दूसरी वाली रो को देखो, 65 और 43, ऑड के बाद में ऑड, ये वाली कंडीशन है। ये देखो, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर। ये स्मॉलर नंबर को अगर इसमें आप माइनस करोगे, कितना बचेगा? 22 बचेगा। फिर इसके बाद में 102 बचा। इवन के बाद में इवन, ये वाली कंडीशन थी। यहां पर देखो, इवन के बाद में इवन, तो स्मॉलर नंबर को ऐड करना है हाफ ऑफ लार्जर नंबर पे। तो हाफ ऑफ लार्जर नंबर क्या है? 51। इसमें ये छोटे वाले को ऐड कर देना है, तो 3 और 7 73। अब इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, यहां बोला है ना व्हाट विल बी द डिफरेंस, तो जब डिफरेंस निकालोगे, 7 में 3 गया 4, 22 में 7 गया 15, 154 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बार बार लिखना नहीं है, कोशिश करो कि जो लिखा हुआ है उसको वहीं रहने दो और वहीं के वहीं आप कैलकुलेशन करो, तो आपसे जल्दी बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ये थोड़ा सा ना इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये लग रहा है। एक बार सॉल्व करो फिर बताता हूं मैं। 227 कैसे आया सर? कैसे कर दे रहे हो यार, अभी तो समझाया था मैं। इस क्वेश्चन के बाद फिर से बता देता हूँ 227 कहां से आया। छह सौ अस्सी आंसर दे रहे हैं, 680, ऑप्शन नंबर डी साइड। अभी तक याद नहीं हुआ मतलब कंडीशन? चलो इसको बनाने के पहले एक बार इसका बता देता हूं कहां से आया 227। भाई ये देखो, पहले ये दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो इवन नंबर के बाद में इवन नंबर है, तो क्या करना था? देखो, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। इवन के बाद अगर इवन है, तो स्मॉलर नंबर इज एडेड टू हाफ ऑफ लार्जर नंबर। तो हाफ ऑफ लार्जर, इन दोनों में लार्जर क्या है? ये लार्जर है, तो उसका हाफ कर दो पहले, 66 हो गया। ठीक है, उसमें स्मॉलर नंबर को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 150। उसके बाद ये जो 77 है उसको लिख दो इसके बाद में, और अब इन दोनों नंबर को सॉल्व करो। तो इवन के बाद में ऑड नंबर, तो कंडीशन देखो, इवन के बाद में ऑड नंबर है, देन नंबर्स विल बी एडेड, तो ये दोनों नंबर को ऐड कर देना है। तो 150 प्लस 77 करोगे तो 227 आएगा। तो ऐसे आया था 227। ध्यान दो भैया, क्लास में ध्यान दो, तब ही समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फलाना फलाना, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है लग रहा है। इफ एम इज द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड रो का पहले निकालेंगे हम। सेकंड रो का जो रिजल्टेंट आएगा वो एम की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है यार। आशीष सर को मैं देख रहा था जैकेट पहन के पढ़ा रहे हैं, और यहाँ रायपुर में हालत खराब है, बिना एसी के तो सोया नहीं जाता। 78 और 42, 78 और 42, तो इवन के बाद में इवन है, तो क्या बोला था? देखो अब याद हो चुका है, इवन के बाद में इवन होगा
तो स्मॉलर नंबर को ऐड करना है लार्जर वाले के हाफ से। तो लार्जर वाले का हाफ है 39, इसमें स्मॉलर वाले को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 81। अब 91 जो था उसको इसके बाद में लिख लो। अब दो ऑड नंबर है, ऑड के बाद में ऑड नंबर, तो ऑड के बाद में ऑड नंबर था तो स्मॉलर नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना था लार्जर नंबर से, छोटे वाले को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करना था, तो बचेगा 10, तो ये 10 आ गया एम की जगह पे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। तो ऑड के बाद में इवन नंबर, तो ऑड के बाद में जब इवन नंबर था तो लार्जर नंबर को डबल करना था, तो 58 को जब आप डबल करोगे तो हो जाएगा 116। अब बचा है इसके आगे में 10, दोनों इवन नंबर है तो क्या करना था, छोटे वाले को बड़े नंबर के हाफ में ऐड करना था, तो इसका हाफ कर दो पहले, कितना हो जाएगा 58, इसमें 10 ऐड कर दो। क्या गलती क्या कर रहा हूं यार मैं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? क्या गड़बड़ हुआ यार? If even number is followed by even number, then smaller number is added to the half of larger number. 68 ही आ रहा है ना? 68 ही आ रहा है, मेरा भी 68 आ रहा है यार। 680 कैसे दे रहे थे? यहाँ कुछ मिसिंग है मुझे लग रहा है। एक बार चेक करते हैं आंसर में। अच्छा ठीक है, ये आपको बोल रहा है m इंटू रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, वो x नहीं है, वो इंटू है, मैं x सोच रहा था कि ये क्या लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। m इंटू रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो बोल रहा है, तो m यानी कि m 10 है और रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो क्या आया, 68 आया, तो इसमें जब आप m की वैल्यू को इंटू करोगे तो क्या आंसर बनेगा, तो 680 बनेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है m इंटू रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू है 10 और फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है 68, तो दोनों का इंटू पूछ रहा है, इंटू करके मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 680। ठीक है, सही है क्वेश्चन, कुछ गलती नहीं है इसमें, बस वो x जैसा दिख रहा था इंटू। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जल्दी से बनाओ, स्पीड बढ़ाओ फटाफट, क्योंकि इसकी क्लास और बाद में मैं और ज्यादा नहीं लूंगा, ऑलरेडी ये दूसरी क्लास है इस टॉपिक की, तो आज इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अब आगे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा एग्जाम में जाके फोड़ना है। आप समोसा खाना छोड़ दिए हैं कुछ सर कह रहे थे? हाँ, थोड़ा डाइट वाइट कर रहा हूँ। क्या है, इंग्लिश की उत्तराधिकारी ईश्वी जी आ चुकी हैं, क्वांट की उत्तराधिकारी भी आ चुकी हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग का भी कोई होना चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा डाइट वाइट कंट्रोल कर रहे हैं। 46 67 सॉल्व करो जल्दी, कितना 144 आ रहा है? वन 144 आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। 46 67 इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन नंबर्स विल बी एडेड, दोनों नंबर को ऐड करना है, 6 4 10 और 13 113, 73 इसके बाद में आ जाएगा। ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर, अगर स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 40, तो ये हो गया इसका पहले रो का रिजल्टेंट। अब बनाते हैं सेकंड रो को, तो देखो 29 और 42, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर,
ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, लार्जर नंबर इज डबल, लार्जर नंबर को डबल कर दो, ये हो गया 84 बचा 62। अगर दोनों इवन नंबर हैं तो क्या करना था आपको, बड़े वाले के हाफ करके स्मॉल वाले को ऐड करना था। बड़े वाले का हाफ हो गया 42, स्मॉल वाले को इसमें ऐड कर दो तो ये हो गया 104। तो ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 144, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा कंडीशंस चेंज हो गई है, पिछली कंडीशंस के हिसाब से मत बना देना, पता चला उसी के हिसाब से बना बना आंसर दिए जा रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये यहां पर 3 रो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे अभी से काहे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो भैया, अभी तो सिर्फ हेल्थ सुधारी जा रही है, कैसे कर दे रहे हो यार, कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो आप लोग। सर आप मैरिड नहीं है, लो बताओ। मैथ्स की भी क्लास ले लो, सब्जेक्ट बहुत वीक है। गजानंद जी सोचता हूँ डेली रिकॉर्ड करूँ, मैं वापस से स्टार्ट करूँ क्वांट का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, समय इजाज़त नहीं दे पा रहा है। डेली सोचता हूँ कि एक वीडियो एटलीस्ट छोटा सा रिकॉर्ड करूँ, 2 DI करवा दूँ उसमें प्रीलिम्स के, एक दिन प्रीलिम्स का 2 DI, एक दिन मेंस का 1 DI। सी आंसर आ रहा है, चलो फटाफट बनाते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रोज। किसी को डाउट तो नहीं हुआ, 3 रोज अगर आ जाएंगी तो क्या करना है, सिंपली एक 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 करके तीनों का निकालते जाना है। अब यहां पर देखो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कंडीशन क्या है यहां पर देखो, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर दैट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर दैट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई देम, 7 चौक 28 बचा 9, इसको लिख लो। इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, ये क्यूब है क्या, नहीं है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर दैट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, और इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन मल्टीप्लाई देम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 9 दूना 18, 8 नियम 72, 8 नियम 72 और 18 यानी हो गया 252। यही आ रहा है पहले का रिजल्टेंट, यही है ना। सेकंड वाले को देखो, 15 और 16 ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, नहीं, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला होगा, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, देन स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर, बचेगा 1, उसके बाद 19, ऑड इज फॉलोड बाय ऑड, कहां है भाई ऑड इज फॉलोड बाय ऑड, देन ऐड देम, सेकंड वाले को देखो, ऑड इज फॉलोड बाय ऑड देन ऐड देम, दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 20 सेकंड वाले का। उसके बाद देखो तीसरा रो, 28 और 27, तो 28 और 27 अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा यहां पर, इवन इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 27, ठीक है। तो इवन फॉलोड बाय इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर दैट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये तो नहीं होगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, देन स्क्वायर द लोअर नंबर, तो इन दोनों में छोटा नंबर क्या है 27, तो 27 का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 27 का स्क्वायर यार क्या होता है, मैं तो भूल गया, खैर कोई नहीं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 7 7 49, 4 7 2 14, 4 18, 729, ठीक है याद आ गया, 729। ठीक है, उसके बाद देखो 107 आ जाएगा इसके बाद में, तो 107 क्या है भाई, परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, तो ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर,
ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, देन ऐड देम, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 था तो 800, 836 ये बनेगा। सबका यही आ रहा है, इतना तो याद होना चाहिए। अरे मैथ्स पढ़ाना बंद कर दिया हूं 1 साल से, तो कहां से याद रहेगा ये सब चीजें, भूल जाते हैं यार। याद है बट कंटिन्यू नहीं रहे ना तो भूल जाता है। सबका ये आ रहा है, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, पूछ लो भैया, डाउट है तो अभी समझा देता हूं। जब 3 रोज आएंगी तो भी सिंपल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे 2 में कर रहे थे। तो तीनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 2 10, 5 3 8 2 10 11, 1110, 6 2 8, 1108 ये आंसर बनेगा। सर आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हो मतलब किसको मल्टीप्लाई किया था मैं, ये मल्टीप्लाई किया था। देखो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 दूना 18 यानी 180, दिमाग में है ना इस लिखना नहीं है। 8 नियम 72 यानी 72, तो 180 72 152, सॉरी 252। तो ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करना होता है। आप लोग कैसे करते हो, जैसे 28 इंटू 27 करना है तो कैसे करोगे, 28 इंटू 27 करना है तो कैसे करोगे, पहले 27 को आप 20 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 27 दूना 54 540, फिर 27 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 8 दूना 16 यानी 160, 8 7 56, तो कितना बनेगा ये 6 6 4 10 5 15 एक कैरी 5 6 7 756 बनेगा। तो ये सब ओरली करना होता है, ऐसे लिखना नहीं होता है। खैर ये सब चीजें मैथ्स में क्या बोलते हैं उसको, स्पीड मैथ्स, उसकी क्लासेस करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे सब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1108 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर दो इसका। 27 का टेबल, टेबल याद है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना यार, बचपन में कहाँ टेबल वेबल याद किए थे, इतना सब बचपन में किए रहते तो मेरे को 1.5 साल थोड़ी लगा होता, 1.5 2 साल बैंक का एग्जाम निकालने में। मैथ्स में मतलब मैं डब्बा था, एकदम जीरो था, जीरो। What will be the difference of sum of resultant of row 2 and 3 and resultant of row 1? मतलब आपको बोल रहा है 2 और 3 का सम करना है, पहले इन दोनों को सम करना है, फिर जो आंसर आएगा उस वाले को इस वाले के साथ ऐसे माइनस करना है। ठीक है, तो पहले तो तीनों के अलग अलग निकाल लो रिजल्टेंट कितने कितने आ रहे हैं। सर मेरी सिस्टर को आपकी वजह से जॉब मिली थी, उसने आप ही से डीआई सीखा था, प्लीज सर स्टार्ट करवाओ। आप तो बीटेक की हो ना, हाँ तो बीटेक किए हैं तो क्या हुआ, बीटेक करने से क्या होता है। मेरे इंजीनियरिंग में कितने बैक लगे थे बताऊंगा तो हालत खराब हो जाएगी सुन के। कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पर, एक बार यस लिखो कमेंट में फटाफट। काफी सारे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक बैक था M1, सेकेंड सेमेस्टर में मेरे 2 बैक थे, और ये जो M1 था ये फिर से बैक लग गया था, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ था दोबारा भी।
नहीं सॉरी, ये क्लियर हो गया था, M2 में बैक लग गया था इसमें, M2 और BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थर्ड सेम में मेरे 3 बैक थे और M2 नहीं निकला था, मतलब 4 हो गए थे। फोर्थ में मेरे 2 बैक थे प्लस M2, ये फिर नहीं निकला था। फिफ्थ में मेरा 1 बैक था प्लस M2, मैथमेटिक्स 2, ये फिर नहीं निकला था। सिक्स में मेरे 3 बैक थे प्लस M2, फिर फेल हो गया था मैथ्स में। सेवेंथ में मेरा 1 बैक था प्लस M2, ये फिर नहीं निकला था। एट्थ में मैं ऑल क्लियर था, ऑल क्लियर लेकिन M2 फिर रुक गया था, फिर फेल हो गया था। आठवें सेमेस्टर के बाद, मतलब 5वां साल मेरा इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ, उसमें कॉलेज नहीं जाना था, 5th ईयर पहुंच चुका था, मतलब उसमें दिया M2 और इस बार भगवान की दया से फिर फेल हो गया। तो 5th ईयर का जब सेकंड मतलब पार्ट आता है ना, तब मैं M2 दिया था। और इस बार गनीमत कि फिर फेल हो गया, लेकिन रिवैल्यूएशन में डाला तो नंबर बढ़े, फिर रिवैल्यूएशन में डाला तो फिर नंबर बढ़े, फिर उसके बाद ग्रेस नंबर मिल गए और मैं पास हो गया। तो इतना मेरा मैथ्स का दुखड़ा रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं ना जो फेल हो के ऐसे हार मान लेते, नहीं हार नहीं मानना है, डर के आगे जीत है। और M2 यार बहुत बेकार लगता था यार, उसमें ना सबसे गंदी चीज जो होती है ना, इंटीग्रेशन, सबसे बेकार चीज लगती थी मेरे को, और पूरा वही था। 2 चैप्टर थे डिफरेंशिएशन और 3 चैप्टर थे इंटीग्रेशन के, और ये आता ही नहीं था मेरे को। ये बैंकिंग वाला अगर होता ना मैथ्स, तो टॉप कर देता मैं तो। फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, ये सब चीजें होती तो मैं टॉप कर देता। चलिए इसको बनाते हैं 6 8 25। तो 6 और 8 मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब। ये देखो, ये 2 का क्यूब है, ये जो है ये 2 का क्यूब होता है, 2 दूना 4 दूना 8। तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, देन स्क्वायर द लोअर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर कर दो, छोटे नंबर का स्क्वायर 36 हो गया, अब बचा 25। अब क्या करना है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, ठीक है, दैट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, देन मल्टीप्लाई देम। तो अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 36 36 72 और 180 900, 900 आएगा। पहली रो का रिजल्टेंट 900 आ रहा है, सभी लोग बताओ भाई एक बार, मेरे कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बहुत समय बात कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 23 29, ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ठीक है, तो ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन ऐड देम। तो इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 30 40 50 52 52 आ गया, बचा 35। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन मल्टीप्लाई देम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 52 52 52 156, ठीक है, और 52 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 26, 6 6 12 एक कैरी, 6 7 8 1 0, 1820 आ रहा है क्या, ठीक। अब उसके बाद फिर तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले में क्या है भाई, 8 और 5 इवन फॉलोड बाय ऑड, इवन फॉलोड बाय ऑड नंबर, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई देम, 8 पंचे 40 और 67। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन मल्टीप्लाई देम। फिर से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 66 चौक 24, 7 चौक 28, 2680, यही आ रहा है, ठीक, सही है आज भी कैलकुलेशन मतलब। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ रिजल्टेंट रो 2 एंड 3। तो इन दोनों का आपको सम निकालना था, इन दोनों का सम निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 6 14 15 एक कैरी 4 4500, और इसमें 900 माइनस करोगे तो हो जाएगा 3600। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
जल्दी बनाइए। इस क्लास की पीडीएफ जब मिलेगी, जब भी मिलेगी 2-3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखना या नोट करके रख लेना, एग्जाम से पहले अगर चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। पजल कब से चालू करना है मेंस के? नेक्स्ट वीक से चालू कर दें क्या? क्लास के बाद तुरंत इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मैं इसको सेव करके फाइल को भेजता हूं, फिर जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है उसके बाद ही वो अपलोड होता है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है, फिर मैं एक साथ ही डाल देता हूं 2-3। कोशिश करूंगा मैं क्लास के बाद तुरंत दे दूं। थोड़ा टाइम दीजिए सर। प्रदीप जी चलो टाइम थोड़ा दे देते हैं, लेकिन कोशिश करो जल्दी बनाने की। What will be the sum of multiplication of resultant of row 1 and 3 and resultant of row 2? ए आंसर आ रहा है काफी लोगों का। सर विश कर दो शुक्ला को, शुक्ला जी को हैप्पी बर्थडे। ये टॉपिक क्लर्क में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आ सकता है एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, हाँ करेंगे, वो भी करेंगे कुछ, मतलब पहले 2-3 क्लास पजल की कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिसलेनियस के फिर क्वेश्चन बनाएंगे। अभी बहुत कुछ बचा है, इनपुट आउटपुट की और भी क्लासेस लूंगा, क्योंकि अभी एक में तो समझ में आया, 2 क्लासेस में समझ में आया नहीं होगा इतना अच्छे से। अच्छा एक यार वो वाला क्वेश्चन भी तो रह गया है, जो एक वो स्ट्रिंग वाला था, एक बच गया था, उसको भी करवा दूं क्या? समय तो है अभी, इस क्वेश्चन के बाद उसी को करवाता हूं, स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रो 1 and 3 एंड रिजल्टेंट ऑफ रो 2? तो करने के लिए सबसे पहले रिजल्टेंट तो निकालना ही पड़ेगा, निकाल लेते हैं इसका रिजल्टेंट। ऑड फॉलोड बाय ऑड, कहां है भाई? ऑड फॉलोड बाय ऑड, ऐड देम, दोनों को ऐड कर दो, आ गया 40, फिर 64। इवन फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। तो इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, नहीं, इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, देन स्क्वायर द लोअर नंबर, तो लोअर नंबर का स्क्वायर करना है, छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे 1600 आ जाएगा। इसको निकालते हैं, 12 और 9, इवन फॉलोड बाय ऑड दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन मल्टीप्लाई देम, 12 नहीं है 108, ठीक है, फिर 13 बच गया। इवन फॉलोड बाय ऑड, इवन फॉलोड बाय ऑड, कहां है भाई? दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन मल्टीप्लाई देम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 और 80, 1380, 8 या 24, 1404 आ रहा है क्या? एक बार बताओ जल्दी से। ठीक, तीसरा क्या बन जाएगा? तीसरे वाले का बन जाएगा 21 और 36, 21 36 यानी कि इवन फॉलोड बाय 36 स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो इवन, इवन नहीं, ऑड फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो ऑड फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, देन स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर, छोटे नंबर को बड़े नंबर में माइनस कर दो, बचा 15। अब ऑड नंबर फॉलोड बाय, ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, तो क्या करना है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर, छोटे को बड़े से माइनस कर दो, आ जाएगा 1। तो अब आपसे क्या पूछा? व्हाट विल बी द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रो 1 and 3? तो 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा? 1600 इंटू 1 1600 आएगा, ठीक है। एंड रिजल्टेंट ऑफ रो 2, रो 2 का कितना है? 1404, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3004। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सबका यही आया, ठीक है। बना लोगे, इसकी पीडीएफ दे दूंगा, जो क्वेश्चन बच गए ना इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। जैसे ये है, अब इसमें करना क्या है बता देता हूं, बना लेना बाद में। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ रो 3, आपको रो 3 का रिजल्टेंट निकालना है। इफ वैल्यू ऑफ एच, जो यहां पर एच लिखा है,
इज द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रो 1 2। तो पहले 1 का निकालो, 2 का निकालो, दोनों का जब डिफरेंस निकाल दोगे जो वैल्यू आएगी वो h की वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद रो 3 का निकाल दो। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो बन जाएगा ये वाला भी। इस वाले में क्या है भाई, इसमें बस कंडीशंस चेंज कर दिया है, और इसके बाद चलो एक काम करना, बनाना ये सबको, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत सारे। अगर नहीं बनेगा तो एक आध क्लास में बाकी बचे वाले सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक आध आगे अगली क्लास में किसी में करवा दूंगा। अभी मैं वो वाला क्वेश्चन एक करवा देता हूं आप लोगों को। स्ट्रिंग वाला एक उस दिन बच गया था हमारा, क्या नाम था उसका, म्यूजिक स्ट्रिंग। ये वाला तो कर लिए थे हम। ये वाला नहीं किए थे, चलो बनाओ इसको, पढ़ो एक बार जल्दी से। ये क्या क्वेश्चन है, पढ़ो तो सही एक बार। पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। चलो इसको पढ़ो अब, एक बार रीड करो बस, बाकी मैं समझाऊंगा पूरा। पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ो इसको। बाइनरी कोडिंग की भी क्लास बची है, लेनी है उसको भी। वाईटी में क्लास होगा, मैं पता कर लेता हूं कौन सी क्लास होगा। इसको पढ़ो आप लोग, नोट करो तब तक। नोट नहीं करना है, मतलब पढ़ना है बस आपको। यूट्यूब पे दोस्तों मंथ और ईयर बेस्ड पजल होंगे आज। मंथ वाले और ईयर बेस्ड पजल होंगे। 12 बजे क्लास होगी, 12 नहीं, मैं वैसे पहले ही स्टार्ट कर दूंगा, 12:45 बजे स्टार्ट कर दूंगा। सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, जिनको बनाना आता है वो बना भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए ही बोल रहा हूँ मैं बार बार, भगना नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा आ गया तो 5 नंबर बहुत चुटकियों में मिलेंगे। चुटकियों मतलब टाइम लगेगा 3-4 मिनट, पर हलवा क्वेश्चन है एकदम ये, सिर्फ दिखने में बड़ा है। हो गया। इसके बाद देखें, इसके बाद ये है क्वेश्चन, बहुत बड़ा है, देख के डरना नहीं है, ठीक है, भागना नहीं डर के। सिर्फ दिखने में बड़ा है, सिर्फ मतलब बोल सकते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, दिखने में बड़ा है एकदम हलवा। पता चला इतना हलवा हलवा बोल रहा हूं, मेरे से ही नहीं बन रहा, लोचा हो जाएगा। इज्जत का फालूदा। प्रदीप जी क्या पूछ रहे हैं?
स्टार्ट करूँ अब मैं? How many cars are there in the garage which cannot be sold? The symbol beta is displayed for which of the following cars? Which of the following cars can be sold? तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड. If the third and second last numbers in the string of car C are replaced by 30 and 32 respectively, then choose the symbol that will be displayed for car C for the new string, and if the symbol displayed remains unchanged, then choose no change. ठीक है, तो यहां पर ये इतना बड़ा क्वेश्चन था और इस पे 4 क्वेश्चंस हैं. तो अब यहां पर बनाते हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूं शुरू से, बोला क्या है ये. जिनको तो समझ में आ गया थोड़ा वेट करना, और जिनको नहीं आया इधर ध्यान देना. अ मैन हैज 5 कार्स. एक आदमी के पास 5 कारें हैं, ए बी सी डी ई, विच ही वांट्स टू सेल, जिनको ये बेचना चाहता है एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, जितना बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिल सके उस पर ये बेचना चाहता है. ही वॉक्स इनटू अ गराज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ ईच कार. एक गराज पे जाता है उसका इंस्पेक्शन कराने के लिए हर कार का. देयर आर 5 पैरामीटर्स फॉर इंस्पेक्शन एंड द स्कोर फॉर ईच पैरामीटर इज रिकॉर्डेड इन अ स्ट्रिंग. तो यहां पर 5 पैरामीटर्स में कार को इंस्पेक्ट किया जाता है और उसका जो भी मतलब पैरामीटर का स्कोर होगा उसको एक स्ट्रिंग में रिकॉर्ड कर लिया जाता है. ठीक है, देयर आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस द आउटपुट इज डिस्प्लेड इंडिकेटिंग वेदर द कार कैन बी सोल्ड और नॉट. द कंडीशंस फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्ट्रिंग आर गिवन बिलो. तो अब इसके हिसाब से जो भी स्कोर बनेगा तो उससे पता चलेगा कार बेचने लायक है कि नहीं बेचने लायक है, और इसकी जो कंडीशन है कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज वगैरह जो भी चीजें हैं तो वो आगे दी हुई है. तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट यहां पर कुछ कंडीशन दी हुई है कि इफ द स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो ये फलाना फलाना ये करना. इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन द स्ट्रिंग आर प्राइम नंबर देन द एवरेज और फलाना फलाना जो भी है. इफ देयर इज अ नंबर इन द स्ट्रिंग विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 5. तो ऐसी कुछ कंडीशंस दी हुई है जिनको फॉलो करते हुए हमको स्ट्रिंग से वैल्यूज निकालनी है. तो इसका भी अभी कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसको. फिर क्या बोल रहा है? द स्ट्रिंग्स कंटेन ईदर सिंगल और डबल डिजिट नंबर्स. या तो सिंगल डिजिट के नंबर होंगे या तो डबल डिजिट के नंबर होंगे. द कंडीशंस फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट इंडिकेटिंग कैन बी सोल्ड और कांट बी सोल्ड आर एस फॉलोज. मतलब क्या इसको बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता, उसके लिए कुछ कंडीशंस यहां पर दी हुई है. तो बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी आंसर आएगा, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा देन द कार इज इन गुड कंडीशन, मतलब कार गुड कंडीशन में है. एंड हेंस इट कैन बी सोल्ड एंड द सिंबल अल्फा इज डिस्प्लेड. मतलब कार बेची जा सकती है और एक सिंबल अल्फा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. डिजिटल मीटर टाइप कुछ होगा मान लो, उस पर अल्फा शो हो जाएगा. सेकंड क्या बोल रहा है? इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7, अगर प्राइम नंबर है लेस देन 7 यानी कि 5 3 2, देन द सस्पेंशन ऑफ द कार इज ब्रोकन एंड हेंस कैन नॉट बी सोल्ड. कार का सस्पेंशन टूटा हुआ है और कार जो है वो बेच नहीं सकते हैं. द सिंबल बीटा इज डिस्प्लेड. तो बीटा जो है उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा. तो इस तरीके से यहां पर कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है कि कार बेचने लायक है नहीं है, कंडीशन कैसी है उसकी, और कुछ एक अलग अलग सिंबल ऐसा शो किया जा रहा है. ठीक है, तो ये चीज भी बाद में देखने वाली है, ये भी बाद में देखने वाली चीज है. आगे चलते हैं. अब यहां पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर कार एक्स द स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स फॉर इंस्पेक्शन इज एक्स इज इक्वल्स टू 11 15 7 5 3, फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर आर प्राइम नंबर, सो कंडीशन 2 इज एप्लीकेबल. तो यहां ये एग्जांपल दिया, एग्जांपल की अपने जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा क्योंकि तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग 5 कार्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो आपको यहां पर ये कार की स्ट्रिंग्स दे दिया, ये इसको आपको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करना है हमको. ठीक है, इससे हमारा आंसर आएगा. तो चलो देखते हैं भाई. पहली स्ट्रिंग ए को सॉल्व करते हैं. कार ए, ये 5 कारें हैं. ठीक है, ए बी सी डी ई. तो हर कार की एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं. पहली स्ट्रिंग को देखो, सिर्फ इतने को ध्यान देना. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे थे? कंडीशंस को देखो. इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 3, नहीं ये नहीं देखना था यार हमको, ये क्यों दे दिया इसमें? हमको तो वो वाली कंडीशन चाहिए थी ना, गलत वाला लगा दिया यार ये. मैं इसको नोट कर लेता हूं. इसको नोट करो तो जल्दी फटाफट. ए बी सी डी ई अपनी कॉपी में नोट करो सभी लोग, मैं भी नोट कर लेता हूं. जल्दी से नोट करो फटाफट.
हो गया। तो चलो अब चलते हैं इसकी कंडीशंस पे, जो कि कंडीशंस हमको कहां पर दी हुई है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले वाले ए वाले को लिख देता हूं। ए वाले में क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था 4 2 6 सॉरी 4 2 6 12 8। ठीक है, तो ये हमारा एक रो दिया हुआ है, कार ए का स्ट्रिंग दिया हुआ है। देखते हैं अब इसको। इफ द स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, क्या इसमें कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं आपको? 2 के बाद 3 नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 नहीं है, फिर 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 है, तो कंसेक्यूटिव नंबर तो है ही नहीं। आगे पढ़ते हैं दूसरे वाले को, ये नहीं होगा। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन द स्ट्रिंग आर प्राइम नंबर, पहला और आखिरी आपको प्राइम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है। फलाना सर वाले स्टूडेंट छोड़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको नहीं छोड़ना है। इफ देयर इज नंबर इन अ स्ट्रिंग विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 5, यहां पर कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 5 दोनों से मल्टीपल हो। 5 से तो कोई भी मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन नहीं लग रही, हटा दो इसको भी। इफ ऑल द नंबर्स इन द स्ट्रिंग आर मल्टीपल ऑफ 2, क्या सारे नंबर 2 से मल्टीपल है? हाँ, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 2 इंटू 6 2 इंटू 4, मतलब सारे ही 2 के मल्टीपल में है। तो चौथी कंडीशन हमारी जो है ये वाली सेटिस्फाई हो गई। तो आपको क्या करना है, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड। देन द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, इन दोनों का एवरेज निकालोगे 10 आएगा। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, इन 3 के सम में इसको क्या करना है, इज सब्ट्रैक्टेड। इस 10 को माइनस कर देना है हमको इन 3 के सम में। इन 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 6 4 10 और 2 12, तो 12 में इस 10 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचा, मतलब हमारा ए का रिजल्टेंट कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, ए का जो रिजल्टेंट आया ये आ गया 2। अब देखते हैं दूसरे वाले को। समझ में आया कि नहीं भाई सभी को? एकदम सिंपल है, बस कंडीशन देखना है और बनाते जाना। अब बी वाले को देखो, पहले पांचों के रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो बी वाली कौन सी स्ट्रिंग थी हमारी, 7 11 9 7 और 3। ठीक है, तो इसमें देखो फिर से यहां पर कंडीशंस को देखो शुरू से। इफ द स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, क्या 3 कंसेक्यूटिव नंबर है यहां पर? 7 के बाद 8 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है, 9 के बाद 10 नहीं है। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन द स्ट्रिंग आर प्राइम, पहला और आखिरी प्राइम है, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड वाली। तो क्या बोल रहा है, देन द एवरेज ऑफ दीज 2 प्राइम नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड, देन द एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर्स, मतलब प्राइम वाले जो हैं 7 और 3, देन द एवरेज ऑफ दीज 2 प्राइम नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड। तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 7 और 3 का। एवरेज निकालना नहीं आता मत बोल देना भाई, मैं रो दूंगा नहीं तो। यहां पर 7 प्लस 3 10 हो गया, डिवाइड बाय 2 कर लो, 5 आ गया। ठीक है, एवरेज आ गया 5। अब क्या बोल रहा है, इसको 5 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो बाकी के 3 इनमें से हमको एवरेज निकाल के माइनस करना है। तो इनका एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा यार, 20 7 27 27 है, तो मतलब 13.5। 13.5 में आप माइनस करोगे 8.5 क्यों आ रहा है यार, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? खैर देखते हैं। नहीं 13.5 कैसे आएगा यार मैं बोल रहा हूं इधर और खुद ही है वो नहीं निकाल पा रहा हूं एवरेज। 3 है ना नंबर, तो 27 है तो 3 से डिवाइड होगा ना यार। 27 डिवाइड बाय 3 करेंगे 9 आएगा, 9 माइनस 5 करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर से बता रहा हूं भाई। इन 3 का जब आप एवरेज निकालोगे तो 11 प्लस 9 प्लस 7 27 हुआ, और 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 27 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 आ गया इनका एवरेज, उसमें 5 को माइनस करोगे आ जाएगा 4। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, यहां पर इसका आ गया 4। अब इसका सी का निकाल लेते हैं, चलो फटाफट। आप लोग निकालो तो, चलो जल्दी बताओ। सबने लिख के तो रखा ही हुआ है कंडीशन, अब कंडीशन बोल रहा हूं, स्ट्रिंग तो लिख के रखे ही हो सब। जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा सी वाले का। 6 7 8 9 और 12, बताओ जल्दी से।
देखो क्या बोल रहा है यहां पर, इफ द स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 3 कंजिक्यूटिव, 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, ये देखो 6 7 8 9, एटलीस्ट 3 बोला था, हमारे पास 3 से ज्यादा है, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 होने चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमको मिल गए यहां पर कंजिक्यूटिव नंबर्स, देन द रिमेनिंग नंबर्स आर ड्रॉप्ड एंड द सम ऑफ ऑल द कंजिक्यूटिव नंबर्स इज हाफ्ड। तो देन रिमेनिंग नंबर आर ड्रॉप्ड, इसको हटा दो, वो कंजिक्यूटिव नहीं है, ये कंजिक्यूटिव है सारे। तो आपको क्या बोल रहा है कि इन सभी को सम कर देना है और उसके बाद हाफ कर देना है। तो इन सब का जब आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 आएगा मेरे ख्याल से, आधा करने के बाद 30 आ रहा है ये, क्योंकि 15 आएगा ना, 8 7 15 9 6 15, 15 और 15 30, 30 का आधा करोगे तो 15 ही आएगा, इसका सी का आ गया 15। ठीक है, 15 बहुत लोगों ने दे दिया था शुरुआत में ही आंसर, बहुत अच्छी बात है, स्पीड से दे रहे हो। चलो डी का आंसर बताओ जल्दी से, डी का क्या होगा, 14 20 9 21 15। ठीक है, बताओ इसका क्या होगा, 7, 7 दे रहे हैं कुछ लोग, आंसर देखते हैं। इफ द स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 3 कंजिक्यूटिव नंबर, क्या यहां पर 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, 20 21 14 15, नहीं है 3 नहीं है, दो कंजिक्यूटिव है, 9 21 और 20 और 21 है, 14 और 15 है, हमको 3 चाहिए थे कंजिक्यूटिव, वो नहीं मिल रहे, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इस स्ट्रिंग आर प्राइम, पहले और आखिरी प्राइम है क्या, नहीं है। इफ देर इज नंबर इन स्ट्रिंग विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 का मल्टीपल कौन सा नंबर है, ये देखो ये है, ये 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेट हो रही है। देन दैट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड लास्ट नंबर, तो इसको सेकंड लास्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, आ गया 1, एंड देन द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 7, एंड देन द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये निकल गया हमारा डी का 7। ई का देखो क्या आएगा, 17 16 12 14 7, 17 16 12 14 7, 17 16 12 14 7, ठीक है, बताओ इसका क्या आएगा, 9 7 2, सब अलग अलग क्यों दे रहे हो यार। देखो पहला और आखिरी प्राइम है यहां पर, तो ये प्राइम वाली कंडीशन मेरे ख्याल से लगेगी यहां पर, ये वाली, ये नहीं, सेकंड वाली। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन द स्ट्रिंग आर प्राइम, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम है, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, देन द एवरेज ऑफ दीज टू प्राइम नंबर्स, तो दोनों का अगर आप एवरेज निकालोगे तो 17 और 7 यानी हो गया 24, 24 का 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 12, ठीक है। उसको करना क्या था, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, तो इन तीन के एवरेज से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन तीन का एवरेज क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 37 38 39 40 41 42, 14 तिया 42, 14 से माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा, इन तीन का एवरेज आ रहा है 14, तो 14 में जब आप 12 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 2, तो यहां आपका आ गया इसका 2। अब देखो इसके बाद क्या करना था, अब ये देखना था, अब ये वाली कंडीशंस को देखते जाओ। इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यहां पर देखो कौन सा रिजल्टेंट है जो 3 का मल्टीपल है, ये वाला है 3 का मल्टीपल, देन द कार इज इन गुड कंडीशन एंड हेंस इट कैन बी सोल्ड एंड द सिंबल अल्फा इज डिस्प्लेड, यहां अल्फा डिस्प्ले होगा और ये बिक सकती है, बेची जा सकती है कार, ठीक है। आगे देखो, इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ प्राइम नंबर, यहां पर देखो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 और 2, लेस देन 7 प्राइम नंबर है, 2 और 2, then the suspension of the car is broken and hence cannot be sold and the symbol beta is displayed, तो यहां पर बीटा, यहां पर भी बीटा, नॉट सोल्ड, नॉट लिख देते हैं, ठीक है, नहीं बेच सकते, कैन नॉट बी सोल्ड। उसके बाद तीसरा देखो, इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ प्राइम नंबर, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन प्राइम नहीं होना चाहिए, तो भैया 2 तो प्राइम होता है, इसलिए ये वाली कंडीशन इन पे नहीं लगेगी, इस पे लगेगी, ये 2 का मल्टीपल है 4 लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देन द पावर ट्रेन ऑफ द कार इज ऑब्सोलीट एंड हेंस इट कैन नॉट बी सोल्ड, नहीं बेच सकते, एंड द सिंबल, क्या बोलते थे यार इसको, ओम बोलते थे ना, तो ये डिस्प्ले होगा और नहीं बिक सकती है कार। उसके बाद देखो अगला क्या बोल रहा है, चौथा वाला, ये यहां आ गया ना चौथा, ये देख लो, इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, तो यहां पर देखो ये ग्रेटर देन 5 दिख रहा है, 5 से बड़ा प्राइम नंबर दिख रहा है आपको 7,
देन देयर आर माइनर स्क्रैचेस ऑफ द कार एंड हेंस इट कैन बी सोल्ड एंड द सिंबल पाई इज डिस्प्लेड। तो यहां पर पाई डिस्प्ले होगा और इसको बेचा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो 4 क्वेश्चन है हमारे। हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द गराज विच कैन नॉट बी सोल्ड? 1 2 3, 3 कार ऐसी है जिनको नहीं बेचा जा सकता। द सिंबल बीटा इज डिस्प्लेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कार? बीटा जो है वो किस में डिस्प्ले हो रहा है? तो बीटा जो है वो ई वाले में और ए वाले में डिस्प्ले हो रहा है। ई वाले में और ए वाले में यानी मोर देन 1, ये आपका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स कैन बी सोल्ड? इनमें से कौन सी कार बेची जा सकती है? तो बेची जाने वाली कार कौन कौन सी है? सी और डी। तो यहां पर देखो सी और डी दिख रहा है, ये देखो 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 कहां? ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 3 नंबर तो मिल गए, 1 नंबर और मिल जाएगा। ये वाले के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है? इफ द थर्ड एंड सेकंड लास्ट नंबर इन द स्ट्रिंग ऑफ कार सी आर रिप्लेस्ड बाय 30 एंड 32। ठीक है भाई, कार सी का स्ट्रिंग क्या था? 6 7 8 9 और 12। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि इफ थर्ड एंड सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड एंड सेकंड लास्ट नंबर इन द स्ट्रिंग ऑफ कार सी आर रिप्लेस्ड बाय 30 एंड 32, तो इसकी जगह 30 और इसकी जगह 32 कर दो, 30 और 32 कर दो, ठीक है। देन चूज द सिंबल दैट विल बी डिस्प्लेड फॉर कार सी फॉर द न्यू स्ट्रिंग एंड इफ द सिंबल डिस्प्लेड रिमेन्स अनचेंज देन चूज नो चेंज, ठीक है। तो चलो अब इसके हिसाब से हमको निकालना है 6 7 30 32 12। 6 7 30 32 12 निकालते हैं। 6 7 30 32 12, 6 7 30 32 12। देखो भाई इसमें क्या आंसर आएगा। अब इफ द स्ट्रिंग इज एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव है क्या? नहीं है। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन द स्ट्रिंग आर प्राइम, क्या पहले और आखिरी प्राइम है? नहीं है। इफ देयर इज अ नंबर इन द स्ट्रिंग विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों का मल्टीपल यहां पर दिख रहा है, ये देखो ये 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। देन दैट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड लास्ट नंबर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड लास्ट नंबर से, यानी आ जाएगा 2। एंड देन द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 7 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 दूना 14। 14 आ रहा है सभी का? आ रहा है, 14 आ रहा है सभी का, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में 14 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 14 आ रहा है, और 14 आ रहा है तो यहां पर देखो सी का पहले क्या आ रहा था? सी का क्या आ रहा था यार पहले? ये देखो सी का 15 आ रहा था, अब आ रहा है 14। तो 14 के हिसाब से देखो, इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 14 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7, नहीं है। इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ प्राइम नंबर, ये देखो 2 का मल्टीपल है पर प्राइम नहीं है, तो इसमें सिंबल आ जाएगा ये वाला। तो पहले ये सिंबल था, अब ये सिंबल आ गया, ये आपका आंसर था। इजी, देखने में सिर्फ लंबा था, लेंदी क्वेश्चन था, देख के लग रहा था, ऐसा कोई लेंदी नहीं था। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए हो, पहले देखे हो क्लास में, तो आपको पता है कि बहुत सी चीजें तो पढ़नी ही नहीं होती, पढ़ना ही नहीं है आपको, सिर्फ तब देखना है जब उन कंडीशंस का यूज आएगा। तो बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मान के चलो 4 to 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है। और 4 से 5 नंबर के लिए यार इतना समय तो दे ही सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। अभी इसलिए समय लगा क्योंकि अभी मैं समझा भी रहा था। तो 2 पजल हम करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले पजल आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोग उसको स्टार्ट करो, इसको बनाने की कोशिश करो। यार ये ब्लड रिलेशन वाला है, रुको और कुछ देखते हैं। इसको पहले बना लो, ठीक है। ब्लड रिलेशन वाला भी करवा दूंगा, पर इसको पहले बना लो। जिनको नहीं आता है आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिरी तक कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। आराम आराम से पढ़ो, एक एक कंडीशन को समझते हुए। जो कंडीशन समझ में आ रही है उसको नोट डाउन कर लो, जैसे प्रीलिम्स की पजल में करते हैं। और जो नहीं समझ में आ रही उस कंडीशन को छोड़ दो, जब मैं समझाऊंगा तो आपको ईजी लगेगा फिर, ठीक है। टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, एक स्टैंडर्ड टाइम एक दे देते हैं 7-8 मिनट का। उसमें सॉल्व करिए जल्दी से, मतलब ट्राई करिए, जरूरी नहीं है कि उतनी देर में ही करना है। ये नीचे लगा दिया टाइमर, ठीक है। तब तक लोग भी जुड़ जाएंगे, बाकी लोग। सर बेसिक बताइए, पजल में कोई बेसिक नहीं होता प्रवीण जी। पजल में कोई बेसिक नहीं होता, सिर्फ अप्रोच होती है। तो किस तरीके की अप्रोच आपको फॉलो करनी है, जब वो मैं सॉल्व करूंगा तो उसको देख देख के आपको सीखना है।
चलिए, किसी से बना कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत चीजें कि नहीं आई? स्टार्ट सर। डन। डन। ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस की क्या कट ऑफ हो सकती है राजस्थान की? मेंस की कट ऑफ वही 95 तक मान के चलो, बन रहा है। चलिए, जिनसे बन रहा है बनाते रहिए। 8 मिनट ऑलरेडी मैं दे चुका हूं दोस्तों, और ज़्यादा समय नहीं दूंगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैंने कहा था, जो लोग लेट जुड़े हैं दोस्तों, टाइम से जुड़ा करो। मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों को, 10:30 मतलब 10:30 पहुंच जाए करो। मैं लेट हो सकता हूं, आपको लेट नहीं होना है। ठीक है, आपको लेट नहीं होना है। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, इसको हटाते हैं पहले। ध्यान से सुनना भाई, जिन लोगों को पजल बनाना नहीं आता है, जो लोग बिगिनर्स हैं, क्योंकि इसमें अप्रोच ही मैटर करती है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती पजल में। ठीक है। इन अ मैरिज फंक्शन 12 फूड आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ बुफे स्टाइल ऑन 2 पैरेलल रोज। तो 2 पैरेलल रोज है। पैरेलल रोज मतलब ऐसा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन रो 1 चपाती, पूड़ी, पोंगल, डोसा, नान एंड इडली आर केप्ट फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। तो ये सब ऐसे साउथ डायरेक्शन में ऐसे फेस करते हुए ये सब चीजों को रखा गया है यहां पर। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन रो 2 परोठा, बिरयानी, पास्ता, खिचड़ी, नूडल्स, उपमा, ये सब नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेस करते हुए यहां पर रखा गया है ये सब चीजें। ठीक है। इन ईच रो 1 प्लेस इज वैकेंट। एक प्लेस जो है वो वैकेंट है। तो यहां पर हर रो में, मतलब ऊपर वाली रो पे भी एक वैकेंट होगा, नीचे वाली रो पे भी एक वैकेंट होगा। कौन सा वैकेंट है वो हमको नहीं बताया है, एक खाली जगह होगी। ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इन ईच रो 1 प्लेस इज वैकेंट एंड इट इज नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब दोनों वैकेंट आमने सामने नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो यहां वैकेंट है तो उसके सामने में वैकेंट नहीं हो सकता। और क्या बोल रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इतनी चीज तो हो गई। इसको हटाते हैं, यहां पर बनाते हैं इसका डायग्राम। ये सबसे पहले हम बना लेते हैं। टोटल कितने लोग बोला था यहां पर, इन अ मैरिज फंक्शन 12 फूड आइटम्स। ठीक है, 12 फूड आइटम है, मतलब टोटल 7 हमको यहां पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 7 बनाने पड़ेंगे। अब देखो, आप चाहे हो तो ऐसा करके बना सकते हो, 1 2 ऐसे एरो दे दे के बना सकते हो। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं ऐसे अभी स्टार्ट कर लो इस टाइप से। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी ना, तो ऐसे एरो एरो देने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लाइन खींच लिया करो, 2 3 4 5 6 7। तो ये चीज जल्दी हो जाती है। ठीक है, अभी मैं बिगिनर्स के हिसाब से ही बता रहा हूं। तो मैं यहां पर एरो दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और ऊपर वाले ऐसे साउथ की तरफ फेस करते हुए। क्या है यार ये, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7 7 जगह, जिसमें से एक वैकेंट है और 6 6 फूड आइटम्स रखे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आपको ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट दिखता है ना, और कौन सी रो में कौन कौन बैठा हुआ है, ये जब आपको पता चल जाता है, तो उस चीज को यहां से नोट कर लिया करो। जैसे पहले वाले में कौन सी रो है, इन रो 1 चपाती, पूड़ी, पोंगल, यहां लिख लेते हैं चपाती, पूरी, पोंगल। उसके बाद डोसा, नान, इडली। डोसा, नान, इडली। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं पहली रो में। और बाकी के जो भी नाम होंगे तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको छोड़कर अब बचे हुए जो भी नाम होंगे वो ऑब्वियस सी बात है भाई नीचे वाली रो पे होंगे। तो ये वाली कौन सी रो है, ये है रो 1, नीचे वाली है रो 2। ठीक है, 6 होंगी सर। अभी बताया हूं यार, एक वैकेंट है, फिर 6 होंगी सर। अरे आपको बोला है ना यार, कैसे कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो। उठो, थोड़ा ऐसे पानी वानी मारो मुंह में, नींद खुलेगी। 1 प्लेस इज वैकेंट। 1 प्लेस इज वैकेंट, एक खाली जगह है ना। तो अगर यहां पर देखो टोटल 12 फूड आइटम हैं, तो 6 ऊपर 6 नीचे, फिर एक वैकेंट भी तो है ना, तो 7 हो गया ना। नीचे की तरफ देख रहे हैं, अब नीचे देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो उसी हिसाब से आपको यहां पर कंडीशन को नोट करना है। ठीक है, तो पूरी इज केप्ट थर्ड टू राइट ऑफ नान। तो यहां पर देखो, पूरी और नान दोनों ऊपर की तरफ थे। तो पूरी कहां पर बैठा हुआ है बोल रहा है, मतलब कहां रखा हुआ है, मैं बैठा बैठा बोल रहा हूं बट वो रखा हुआ है। ठीक है, समान है।
तो पूरी सामान नहीं खाने की चीज है, पूरी इज केप्ट थर्ड टू राइट, तो ये थर्ड टू राइट में है, तो थर्ड टू राइट में नान से ये ऐसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा थर्ड टू राइट में, क्योंकि भाई ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है तो राइट इस तरफ होता है, तो इसलिए 9 से ये थर्ड टू राइट में हो गया। आगे क्या बोल रहा है, नीदर ऑफ देम केप्ट एट द एंड ऑफ द रो, ये दोनों के दोनों जो हैं ये एंड पे नहीं होने चाहिए। तो कंडीशन को लिखने के तरीके पे फोकस करो कि किस तरीके से कंडीशंस को लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टक हो गया, रिफ्रेश करो। मेरी तरफ से तो ठीक चल रहा है यार, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो कंडीशन को, ओनली वन आइटम इज केप्ट बिटवीन नान एंड चपाती, नान और चपाती के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक आइटम रखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, नान से एक आइटम छोड़कर चपाती। उसके बाद बोल रहे हैं डोसा इज केप्ट ऑपोजिट टू द आइटम विच इज केप्ट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ खिचड़ी। अब देखो खिचड़ी तो यहां है नहीं, मतलब डेफिनेटली नीचे वाली रो पे खिचड़ी होगा, तो यहां पर इसकी कंडीशन ऐसे बनाएंगे, खिचड़ी, ठीक है। अब क्या बोला है कंडीशन को देखो, डोसा इज केप्ट ऑपोजिट टू द आइटम विच इज केप्ट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ खिचड़ी, तो खिचड़ी के सेकंड टू लेफ्ट में जो आइटम है उसके ऑपोजिट में डोसा रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है ये। खिचड़ी के सेकंड टू लेफ्ट में जो आइटम है उसके ऑपोजिट में डोसा रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अच्छा ये ना आइटम की बात किया है यहां पर, ये प्लेस की बात नहीं किया, क्योंकि वैकेंट भी है ना, तो यहां एक आइटम होना चाहिए, तो आइटम को ना हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, ये आइटम है, मतलब कुछ ना कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, वैकेंट नहीं हो सकता, चपाती और नान के बीच में कोई ना कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर एक वैकेंट भी आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ऐसा हो सकता है कि नान यहां चपाती यहां, एक खाली हो जाए इसमें से और एक आइटम आ जाए, ठीक है, ये चीज को याद रखना। अब क्या बोल रहा है, डोसा इज केप्ट ऑपोजिट टू द आइटम विच इज केप्ट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ खिचड़ी, डोसा नीदर केप्ट एडजेसेंट टू पूड़ी नॉर चपाती, डोसा जो है पूड़ी और चपाती के एडजेसेंट में नहीं है, तो इसके बगल में पूड़ी और चपाती नहीं आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद बोल रहा है द नंबर ऑफ आइटम्स केप्ट बिटवीन डोसा एंड पूड़ी इज द सेम, नंबर ऑफ आइटम्स डोसा और पूड़ी के बीच में जितने भी होंगे इज सेम एज बिटवीन खिचड़ी एंड उपमा, उतने ही खिचड़ी और उपमा के बीच में होने चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जितने आइटम होंगे उतने ही इन दोनों के बीच में भी होंगे, तो ऐसे एक लाइन मार दो, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो यहां पर लिख देते हैं आइटम्स, ठीक है। खाली वाली जो जगह होगी, वैकेंट वाली जो जगह होगी उसको काउंट नहीं करना है, आइटम्स को काउंट करना है, इसके और इसके बीच में जितने खाने की चीजें रखी होंगी, खिचड़ी और उपमा के बीच में भी उतनी ही खाने की चीजें रखी होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उपमा इज ईदर केप्ट ऑपोजिट टू डोसा और नान, उपमा जो है या तो डोसा के ऑपोजिट में है या तो नान के ऑपोजिट में है, तो यहां ऐसा लिख लेते हैं, डोसा या फिर नान के ऑपोजिट में है उपमा। उसके बाद बोल रहा है द वैकेंट प्लेस इज नीदर ऑपोजिट टू नान और पोंगल, नान और पोंगल के ऑपोजिट में, नान और पोंगल के ऑपोजिट में वैकेंट नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, परोठा इज केप्ट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ नूडल्स, परोठा जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में है नूडल्स के, तो परोठा और नूडल्स यहां पर होंगे, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, परोठा इज केप्ट, पराठा लिखना चाहिए, पराठा इज केप्ट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ नूडल्स, पराठा जो है नूडल्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। उसे बोल रहा है पराठा एंड उपमा आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, पराठा के बगल में उपमा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर उपमा नहीं हो सकता, यहां पर उपमा नहीं हो सकता। पजल बनाते समय दोस्तों एक चीज को याद रखना, फ्रेश पेज का यूज करना है। कुछ लोग ना एग्जाम में पेज बचाने की कोशिश करते हैं, पेज इतना इतना भी भैया मत सोचो, ठीक है, एग्जाम में एटलीस्ट मत सोचो, ठीक है, सेव पेपर सेव ट्रीज ये चलना चाहिए दिमाग में, पर एग्जाम में मत सोचना,
एग्जाम में ये सब चीजें करोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप क्या कंडीशन लिख रहे हो ना आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप थोड़ा आराम से बढ़िया लिखो उसको। अब इतना भी बड़ा मत बना देना कि पता चला 2-2 पेज में कंडीशन लिख रहे हो और फिर खोज रहे हो अरे कहां गया। तो इतना भी बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, एक पेज में आ जाए आपका एक पजल, उतना होना चाहिए मेंस में, ठीक है। आगे यहां पर क्या बोल रहा है, पेजेस की कमी नहीं होती। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि सर पेज देते हैं क्या एक्स्ट्रा? हाँ देते हैं, शुरुआत में ही 4-5 पेज दे देते हैं, उसके बाद फिर आप और मांगोगे तो आपको और पेज दिए जाते हैं। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ आइटम्स केप्ट टू लेफ्ट ऑफ बिरयानी इज वन मोर। बिरयानी के लेफ्ट में जितने भी आइटम है वो एक ज्यादा है। यहां पर लिख लेते हैं बिरयानी के लेफ्ट में जो आइटम्स है उसमें एक ज्यादा है। देन द नंबर ऑफ आइटम्स केप्ट टू राइट ऑफ पास्ता, पास्ता के राइट में जितने भी आइटम्स होंगे उससे एक आइटम ज्यादा होना चाहिए। यहां पर भी आइटम में लिख देता हूं क्योंकि आइटम्स की बात कर रहा है, वैकेंट की बात नहीं कर रहा है यहां पर। पास्ता विच इज केप्ट टू राइट ऑफ बिरयानी, पास्ता जो है वो बिरयानी के राइट साइड में रखा हुआ है, तो यहां लिख लेते हैं बिरयानी के राइट साइड में पास्ता रखा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आइटम्स केप्ट बिटवीन पोंगल एंड चपाती इज द सेम एज बिटवीन बिरयानी एंड खिचड़ी। पोंगल और चपाती के बीच में जो जितना भी सामान रखा होगा, पोंगल कहां गया यार, पोंगल और चपाती के बीच में जितने भी आइटम्स रखे होंगे वो सेम है। किसके किसके बीच में होना चाहिए? बिरयानी और खिचड़ी के बीच में जितना है। आगे क्या बोल रहा है, द वैकेंट प्लेस इज नीदर ऑपोजिट टू पोंगल नॉर बिरयानी। वैकेंट जो है पोंगल बिरयानी के ऑपोजिट में नहीं है, देखो ये पोंगल था, इसके ऑपोजिट में वैकेंट है, ये बिरयानी के ऑपोजिट में भी नहीं होना चाहिए वैकेंट, तो इसको ऐसा लिख देते हैं बिरयानी, इसके भी ऑपोजिट में वैकेंट नहीं होना चाहिए। इडली इज केप्ट टू द राइट ऑफ पोंगल, इडली जो है वो पोंगल के राइट साइड में। अब देखो पोंगल का राइट इस तरफ होगा क्योंकि ये ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऐसा, ठीक है। तो पोंगल क्या बोला, पोंगल कहां गया, इडली इज केप्ट टू राइट ऑफ पोंगल, इडली जो है वो पोंगल के राइट में है, पोंगल के राइट में है इडली। चलो ये हो गई सारी कंडीशंस। आराम आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। अभी आप सीख रहे हो, स्पीड अपने आप बढ़ती है इस चीज में। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती है। कंडीशन को पढ़ के तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसको कैसे नोट डाउन करना है, तो स्पीड अपने आप आपकी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। अब यहां पर देखो स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट करने के लिए मुझे एक चीज दिख रही थी पूड़ी और नान वाला, कि ये दोनों एंड पे नहीं है, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं पूड़ी और नान से। और देखो इसके अलावा कुछ है क्या, नूडल्स, पराठा, उपमा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये पूड़ी से 2 छोड़कर नान हमको लेना था लेफ्ट की तरफ में, ऐसा मतलब ऐसा बनाना है यहां पर। तो पूड़ी अगर एंड पे नहीं है, अगर एंड पे नहीं है यहां पर ले सकते हैं इसको, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, यहां के बदले यहां पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो चीज बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। डॉट मेथड का यूज हो जाएगा यहां पर, कैसे होगा वो भी बताऊंगा अगर यूज हुआ तो पूड़ी को हम यहां लेते हैं क्योंकि एंड पे नहीं है, तो यहां पर लेके देख लो भाई पूड़ी को, ये हो गया पूड़ी। 2 छोड़कर नान लेना था, 2 छोड़कर नान ले लो यहां पर। अब ये जो 2 है ये 2 प्लेसेस थी, तो 1-2 प्लेस छोड़कर नान हो गया यहां पर, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, ये दोनों एंड पे नहीं है, ये कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या है, इनसे रिलेटेड कोई कंडीशन दिख रही है क्या? इनसे रिलेटेड एक कंडीशन हमको ये वाली दिख रही है, नान से एक एक क्या बोलते हैं आइटम छोड़कर चपाती होना चाहिए। तो नान से एक आइटम छोड़कर चपाती, यानी कि या तो चपाती यहां पर हो सकती है या तो चपाती यहां पर हो सकती है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे चपाती आ सकती है, ठीक है। तो अभी उसको सेट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, और देखते हैं। और क्या कंडीशन है, नूडल्स 3 छोड़कर परोठा, नूडल्स 3 छोड़कर पराठा, ठीक है। पूड़ी चपाती डोसा नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ना कि पूड़ी और चपाती के बगल में डोसा नहीं होना चाहिए, तो देखो पूड़ी के बगल में डोसा नहीं हो सकता,
ठीक है, अगर मैं चपाती को यहां रख देता हूं, नान से चपाती था ना, ये देखो नान से चपाती, अगर मैं नान से चपाती यहां रखता हूं, ये पॉसिबिलिटी है, यहां भी हो सकता है, पहले अगर मैं यहां चेक कर रहा हूं तो क्या होगा, ध्यान देना, पूड़ी के बगल में डोसा रख नहीं सकते, अगर मैं चपाती यहां रख दूंगा तो यहां भी डोसा नहीं रख सकते। ठीक है, तो जगह कौन सी बच रही, सिर्फ एक ही जगह बच रही, ये वाली डोसा रखने के लिए, सिंगल एक पॉसिबिलिटी बन रही है, तो एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमने बना दी पहले, नान और चपाती, चपाती था यार, हाँ ठीक है चपाती तो था, तो चपाती को ले लिया हमने यहां पर। अब इनके बीच में एक आइटम होना चाहिए था, आइटम होना चाहिए था मतलब ये जगह वैकेंट नहीं हो सकती, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, पूड़ी और चपाती के बगल में डोसा नहीं होना चाहिए, अगर चपाती के बगल में डोसा यहां नहीं हो सकता, पूड़ी के बगल में डोसा यहां नहीं हो सकता, तो डोसा के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, ये हो गया डोसा। अब देखो डोसा से आपको क्या पता था, नीचे आकर एक छोड़कर खिचड़ी है, डोसा से नीचे आकर एक छोड़कर खिचड़ी है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। अब इसके बाद देखो और क्या सेट कर सकते हैं, तो अब देखो ये नूडल्स, परोठा नहीं, अभी तो नहीं कर सकते इसको, अब ये देखो डोसा और पूड़ी के बीच में जितने आइटम होंगे, तो डोसा और पूड़ी के बीच में हो सकता है यहाँ आइटम हो सकता है ये वैकेंट हो, तो या तो जीरो या तो वन, तो खिचड़ी और उपमा के बीच में भी जीरो या वन होना चाहिए, तो खिचड़ी से उपमा यहां भी आ सकता है, एक छोड़कर यहां पर भी आ सकता है, तो ये चीज बाद में सेट करेंगे, अभी सेट नहीं हो पा रहा है। डोसा या नान के ऑपोजिट में उपमा है, तो डोसा या नान के ऑपोजिट में उपमा है, तो ये चीज कंफर्म हो गई कि इन दोनों के अगर ऑपोजिट में कहीं पर उपमा आना चाहिए, तो डोसा और पूरी के बीच में अगर एक गैप है, तो खिचड़ी से उपमा के बीच में भी एक का गैप बना के यहां रख सकते हो, एक आइटम हो जाएगा या तो वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेट तो हो रही है, लेकिन अभी भी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, इसमें छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। उपमा, उपमा पराठा के बगल में नहीं है ना, एक ये कंडीशन को मिक्स कर सकते हैं हम, नूडल्स यहाँ रखेंगे तो तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा पराठा, तो उपमा यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ रखना पड़ेगा, अगर मैं नूडल्स यहाँ रखता हूँ तो तीन छोड़कर पराठा यहाँ आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज तो है यार बहुत ज़्यादा। डन सर, बार बार ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, रिफ्रेश करो, बन गया सर, बहुत बढ़िया। और क्या सेट कर सकते हैं यार अब, डोसा खिचड़ी बिरयानी पास्ता, बिरयानी के ऑपोजिट में वैकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नान के ऑपोजिट में वैकेंट नहीं है, देखो नान के ऑपोजिट में वैकेंट नहीं है, अगर नान के ऑपोजिट में यहां पर वैकेंट नहीं है मतलब कोई ना कोई तो आना चाहिए। बचा कौन कौन है, इधर हो गया हमारा, पूड़ी हो गया है, चपाती हो गया है, पोंगल बचा है, डोसा हो गया है, नान हो गया है, इडली और पोंगल ये दो चीजें बची हुई है अभी। और चलो रखते हैं यार, क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बनी रही है बहुत सारी, बनाते हैं इसमें, नूडल्स पराठा रखते हैं यहाँ पर, रख देते हैं ऐसे नूडल्स, नूडल्स से तीन छोड़कर पराठा, एक दो तीन छोड़कर ये हो गया पराठा, तो पराठा के बगल में उपमा नहीं है, तो उपमा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये वाली कंडीशन थी उपमा नान या डोसा के ऑपोजिट में है, तो ये देखो नान के ऑपोजिट में हो गया, ये कंडीशन भी हो गई, ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। फिर कौन सी कंडीशन बच गई थी हमारी, ये वाली कंडीशन थी ना, डोसा और पूड़ी के बीच में जितने आइटम होंगे उतने खिचड़ी और उपमा के बीच में, तो खिचड़ी और उपमा के बीच में अगर कोई भी आइटम नहीं है, खिचड़ी और उपमा के बीच में अगर कोई भी आइटम नहीं है, जीरो आइटम है, मतलब डोसा और पूड़ी के बीच भी जीरो आइटम, तो डोसा और पूड़ी के बीच में जीरो आइटम मतलब ये वैकेंट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब ये कंडीशन भी हो गई,
ये आइटम की बात किया था क्या? पोंगल, द नंबर ऑफ आइटम्स कैट बिटवीन पोंगल चपाती सेम एज बिटवीन बिरयानी एंड खिचड़ी। ठीक है, यहाँ पर भी आइटम की बात किया है, तो यहाँ पर भी आइटम की बात किया है, तो ध्यान से देखो, पोंगल और चपाती, पोंगल अगर यहाँ होगा तो पोंगल और चपाती के बीच में 0, तो खिचड़ी के बगल में बिरयानी जस्ट रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। अगर मैं पोंगल को यहाँ रखूंगा तो पोंगल और चपाती के बीच में कितने हो जाएंगे? देखो, पोंगल और चपाती के बीच में, पोंगल और चपाती के बीच में हो जाएगा 1 2 3 4, तो खिचड़ी और बिरयानी के बीच में भी 4 होने चाहिए, तो खिचड़ी से 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ बिरयानी आएगा, तो वैकेंट कहाँ जाएगा? नहीं हो पाएगा, गलत हो रहा है मतलब कंडीशन। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें चेक करते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, मैं तो इरेज करके कर रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको ऐसे काट देना है इसको ना, काट के नीचे नीचे में नोट करते जाना है, या चाहो तो दूसरा डायग्राम बनाना, पर दूसरा डायग्राम तब बनाना जब यहाँ बहुत हौच पौच कचर बचर हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा बनाना। ठीक है, बार बार डायग्राम दूसरा बनाते रहोगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी को मैं सेकंड वाली अब चेक करता हूं इसकी, कि अगर मैं नूडल्स को रखता हूं यहां पर इस वाली जगह पे, ठीक है, मैं क्यों नीचे लिख रहा हूं यार, नूडल्स, नूडल्स से 3 छोड़कर पराठा, 3 छोड़कर पराठा। ठीक है, अब देखो, पराठा के बगल में उपमा नहीं होना चाहिए, उपमा के लिए तो यही जगह है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो, हमको ये चीज पता चल गई, ये वाली कंडीशन को फिर से देखो, खिचड़ी और उपमा के बीच में कितना दिख रहा है? खिचड़ी और उपमा के बीच में एक आइटम दिख रहा है, तो डोसा पूड़ी के बीच में भी एक आइटम दिखना चाहिए, इन दोनों के बीच एक आइटम दिखना चाहिए, मतलब ये वैकेंट नहीं हो सकता, ये वैकेंट नहीं हो सकता, तो वैकेंट ये हो जाएगा। ठीक, अब वैकेंट के सामने वैकेंट नहीं हो सकता, तो या तो वैकेंट यहां होगा या तो वैकेंट यहां होगा। उपमा के सामने डोसा या नान होना चाहिए था, ये देखो उपमा के सामने डोसा है, ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये तो पहले ही हो चुकी थी। अब इस कंडीशन को देखते हैं, पोंगल और चपाती के बीच में, बिरयानी और खिचड़ी के बीच में नंबर ऑफ आइटम सेम है, तो अगर पोंगल यहां रखूंगा तो यहां पर रखना पड़ेगा बिरयानी, तो इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं, ये हो सकता है। पोंगल अगर यहां रखूंगा तो 3 आइटम छोड़कर चपाती है, तो बिरयानी खिचड़ी के बीच में भी 3 आइटम होने चाहिए। ये चीज कब पॉसिबल है? जब खिचड़ी से 3 छोड़कर यहां पर आप रख दोगे बिरयानी को, और यहां कुछ आइटम होगा और यहां वैकेंट हो जाएगा, तब ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो खिचड़ी पोंगल बिरयानी, ये हो तो रहा है यार सही। अब ये चेक करना है, ये वाली कंडीशन को देख लेते हैं, पोंगल से इधर इडली, अच्छा ये तो ठीक है ना यार, पोंगल से इधर इडली होना चाहिए ना, फिक्स हो गया, पोंगल यहां पर, पोंगल से इधर इडली हो जाएगा, ये वाली कंडीशन देखो दिया हुआ था। बिरयानी से इधर पास्ता होना चाहिए, तो ये कंडीशन गलत हो गई हमारी। कैसे? देखो, पोंगल और चपाती अगर दोनों बगल बगल में है, तो बिरयानी और खिचड़ी भी दोनों बगल बगल में होनी चाहिए, तो बिरयानी यहाँ कैसे आ सकता है? हमको तो बिरयानी के इधर पास्ता चाहिए था ना, कंडीशन ये भी गलत है हमारी, मतलब हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी भी गलत है, मतलब दूसरी सब पॉसिबिलिटी थी ये। ठीक है, अब हमारी शुरुआत वाली पॉसिबिलिटी पे चलते हैं जो हमारी गलत हुई है। कौन सी थी जल्दी बताओ, पहली पॉसिबिलिटी कौन सी थी? चलो जल्दी बताओ, देखते हैं कितने लोग जाग रहे थे, कितने लोग बस देख रहे थे क्या हो रहा है यहाँ। फटाफट बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी थी पहली जो हमने पॉसिबिलिटी ली थी? मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं मैं करके, याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, अगर याद नहीं रखोगे तो बनाओगे कैसे? पूड़ी नान चपाती, 3 3 चीजें क्यों बोल रहे हो यार? देखो क्या था बता रहा हूं, ध्यान देना, पूड़ी और नान रखे थे, नान के बाद एक छोड़कर चपाती लिए थे, लिए थे ना इस तरफ चपाती। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में इसमें क्या बना सकता हूं, देखो, अगर मैं उस तरफ चपाती को ना लूं, ठीक है, उस तरफ मैं चपाती को ना लूं, और मैं अगर ये कर दूं ऐसा, ध्यान देना, ठीक है, तो अब देखो, नान से एक छोड़कर चपाती उधर रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे, इधर कोई जगह नहीं है, तो नान से एक छोड़कर चपाती यहीं पर रखना पड़ेगा, एक आइटम आएगा यहां पर बीच में, ये हो गया चपाती, ये कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो क्या था, पूड़ी और चपाती के बगल में डोसा नहीं है, अगर पूड़ी और चपाती के बगल में डोसा नहीं है तो डोसा यहां भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि डोसा के नीचे जाओगे तो एक छोड़कर खिचड़ी के लिए जगह नहीं है, इसलिए डोसा रखना पड़ेगा यहां पर, डोसा के नीचे आओ, एक छोड़कर खिचड़ी हो गई यहां पर,
ठीक, ये कंडीशन हमारी हो गई। उसके बाद देखो अब ये वाली कंडीशन बच रही है हमारे पास, पराठा उपमा वाली। इसके पहले और कुछ चेक कर लेते हैं। नान के ऑपोजिट में वैकेंट नहीं है, ठीक है। डोसा पूड़ी के बीच में जितने भी आइटम होंगे उतने ही खिचड़ी उपमा के बीच में होने चाहिए। उपमा वाली कंडीशन कहाँ जा रही है यार? उपमा कंडीशन वाली इसी से आएगी, ठीक है। नूडल्स को अगर मैं यहां पर लूंगा तो 3 छोड़कर परोठा रखना है, ये पॉसिबल नहीं है। तो नूडल्स को अगर मैं यहां पर रखूंगा तो 1 2 3 छोड़कर परोठा यहां पर आ जाएगा। अब पराठा के बगल में उपमा नहीं है, मतलब उपमा यहां पर नहीं आ सकता। तो उपमा के लिए हमारे पास ये वाली जगह दिख रही है, इतनी सारी, ये 3 जगह दिख रही है हमको उपमा के लिए। अब ये वाली कंडीशन को देखो, डोसा और नान के सामने ही उपमा होना चाहिए, तो डोसा के सामने यहां पर हो नहीं सकता उपमा, ठीक है। नान के सामने नहीं हो सकता, यहीं पर हो सकता है ना यार डोसा, तो डोसा के सामने उपमा, हाँ यही तो है यार। ये देखो, डोसा के सामने ही उपमा रखना पड़ेगा क्योंकि नान के सामने आप रख नहीं पाओगे, ये वाली कंडीशन देखो, है ना। तो डोसा के इसके सामने में रख दो उपमा, यहां पर हो गया उपमा। अब क्या बच गया हमारे पास? खिचड़ी उपमा के बीच में अगर एक आइटम है तो डोसा और पूड़ी के बीच भी एक आइटम होना चाहिए। तो डोसा और पूड़ी के बीच में अगर एक आइटम होगा तो यहां आइटम है, यहां आइटम है, तो ये वैकेंट हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन देखो, पोंगल के लेफ्ट में इस तरफ इडली रखना था, तो पोंगल के लेफ्ट में यहां पर रखना है इडली, ये हो गया। अब क्या बच गया? बिरयानी के इधर जितने भी आइटम से एक ज्यादा है पास्ता के राइट से। अच्छा इसको देख लेते हैं ना, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। इसको देखो, पोंगल चपाती के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब खिचड़ी बिरयानी के बीच भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो खिचड़ी बिरयानी के बीच कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? बिरयानी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। कैसे? यहां रखोगे तो बीच में कुछ नहीं, यहां रखोगे तो यहां वैकेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये चीज डिसाइड कैसे होगी? इस दोनों जगह पे बिरयानी आने वाली है, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे बिरयानी आएगी, इतना तो डन है। अब यहां पर वैकेंट हो नहीं सकता, वैकेंट के सामने वैकेंट नहीं हो सकता, मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई एक बंदा यहां पर रखना पड़ेगा आपको, तो वैकेंट भी इसी जगह पे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब चाहे बिरयानी को आप यहां लो, वैकेंट को यहां लो, चाहे वैकेंट को यहां लो, बिरयानी को यहां लो, बिरयानी के तो राइट में आपको क्या रखना है? पास्ता रखना है ना, मतलब पास्ता तो डन है, इसी जगह पे आएगा। चाहे यहां वैकेंट छोड़ के बिरयानी रखते तो भी राइट में पास्ता आता, चाहे आप यहां पर बिरयानी रखते यहां वैकेंट रखते तो भी यहां पास्ता आता, और कोई जगह ही नहीं थी। तो ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या बचा? ये वाली कंडीशन, इससे सेट हो जाएगा। पास्ता के राइट में कितने आइटम है? 0 आइटम। गलत हो रहा है यार अभी भी। क्या गलत हुआ यार? कुछ मैंने गड़बड़ कर दी लग रहा है। पराठा नूडल्स चेंज करना पड़ेगा अब। हाँ यार, ये देखो, ये गलती कर दिया ना, पराठा के बगल में उपमा नहीं रखना था, ये गलत हो रहा था, उसी समय ध्यान नहीं दिया मैं। हाँ यार, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर देता हूं मैं फटाफट। नूडल से परोठा, सेम सेम वही कर रहा हूं, जो जो कंडीशंस लिखा था वही कर रहा हूं, बस कंडीशन को चेंज कर दिया हूं, नूडल्स को यहां पर कर दिया, ठीक है। नूडल्स से 3 छोड़कर परोठा यहां पर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसके बगल में पराठा नहीं होना, उपमा नहीं होना चाहिए, यहां पर उपमा नहीं आ सकता, ठीक है। डोसा या नान के ऑपोजिट में उपमा होना चाहिए था, डोसा के ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो नान के ऑपोजिट में यहां पर हो जाएगा उपमा, ठीक है। अब हमको यहां पर इसके बाद क्या दिखे थे? नान से चपाती ये हो चुका था, ये वाला देखे थे ना, डोसा पूड़ी खिचड़ी उपमा। खिचड़ी उपमा के बीच में 2 जगह दिख रही है अभी हमको, लेकिन डोसा पूड़ी के बीच में हमको एक ही जगह दिख रही है, मतलब डेफिनेटली यहां पर एक वैकेंट होना चाहिए और यहां पर एक पर्सन होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। और पोंगल से इधर इडली रखना था, तो ये भी सेट हो गया, पोंगल, ये हो गया इडली, ये हो गया वैकेंट, वैकेंट के सामने वैकेंट नहीं हो सकता, तो वैकेंट ऑलरेडी यहां पर हो चुका है। 2 लोग बचे हुए हैं, बिरयानी के राइट में पास्ता, ये हो गया बिरयानी, ये हो गया पास्ता, खत्म। चेक करो जितने लोगों ने बनाया था, मुझे पता है यहाँ पर 80% लोग नहीं बना पाए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि 80% लोगों को समझ भी नहीं आया होगा कुछ, है ये क्या हो रहा है, होता है। मेंस के पजल ऐसे ही नहीं सीखे जाते, टाइम लगता है, आपको बस रेगुलरली क्लासेस में आते रहना है, देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंस के पजल को बनाने के लिए चाहिए तो वो क्या है? वो है आपका पेशेंस, सब्र।
ये नहीं कि कंडीशन गलत हो गई, एक बार गलत हुई, दो बार गलत हुई, तीसरी बार में फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घर पे, एग्जाम पे नहीं, घर पे जब आप बैठे हो ना पजल लेकर, तो आपको चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे, चाहे आप दूसरे सब्जेक्ट मत पढ़ो दिन भर, अगर पजल सीखना है तो मत पढ़ो दूसरे सब्जेक्ट, लेकिन उस पजल को बना के ही दम लेना है। जब तक वो बनेगा नहीं, सोच लेना है कि जब तक ये पजल नहीं बनेगा मुझसे, मुझे इसको नहीं छोड़ना। शुरुआत में नहीं बोल रहा हूँ, जब आप क्लासेस देख रहे हो, जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी होने लग जाएगी, जब आपसे पजल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तब की बात कर रहा हूँ। अभी बैठोगे तो भैया फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाओगे। तो बस रेगुलर रहिएगा, पजल्स की बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यस ऑफिसर पर भी, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी। तो जितनी भी मेंस की क्लासेस होती है उनको देखिए, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है, ये मुश्किल चीज है, और यही है वो फर्क जो पैदा करता है स्टूडेंट्स में। एक स्टूडेंट की रीजनिंग में बहुत कम स्कोर आते हैं और एक के बहुत अच्छे आते हैं, सिर्फ पजल की वजह से। क्योंकि पजल आपके, मान के चलो कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा। मतलब जितने भी मार्क्स का पेपर है ना, जैसे 35 नंबर का आपका पेपर है प्रीलिम्स में, तो 35 में 20 नंबर का आएगा। 50 नंबर का अगर मेंस है तो मेंस में 25 नंबर का पजल आएगा। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिक्स है, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। डोसा इडली पूड़ी चपाती, डोसा इडली पूड़ी चपाती, पोंगल नान वैकेंट, पोंगल नान वैकेंट, परोठा बिरयानी खिचड़ी वैकेंट, परोठा बिरयानी खिचड़ी वैकेंट, नूडल्स उपमा पास्ता, नूडल्स उपमा पास्ता। ठीक है, अब एक ब्लड रिलेशन वाला है, इसको मैं ही करा देता हूं, मैं समय नहीं दे रहा ज्यादा, बस एक बार पढ़ने के लिए समय दे देता हूं। एक बार आप लोग पढ़ लो इसको फटाफट, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। फटाफट पढ़िएगा, लेट मत करिएगा, और जिनसे बनता है पजल वो लोग बनाना चालू कर दो, ठीक है। बाकी लोग सिर्फ देखना मैं कैसे बना रहा हूं। मैंने आप लोगों को डेली यही चीज बताई है दोस्तों, कि रीजनिंग जितना प्रीलिम्स में हलवा लगता है ना, उतना ही मेंस में जलवा होता है। तो रीजनिंग को लाइटली मत लीजिएगा बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने हैं रीजनिंग में। रिन्यू ऑफर चल तो रहा है प्रिया जी, RENEW ये कोड लगा और रिन्यू हो जाएगा 60% में। प्री बन जाता है, प्री बन जाता है तो मेंस भी थोड़े समय में बनने लग जाएगा। प्रिया जी इनवैलिड नहीं है कोड, रिन्यू कोड लगेगा, लेकिन कब लगेगा उस चीज को समझिए। अगर आपके पास एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है जो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप एक्सक्लूसिव को रिन्यू कर सकते हैं, या अपने उसको वन प्रीमियम अगर आपके पास है जो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो रिन्यू हो जाएगा। अगर आपका सब्सक्रिप्शन मान लो 31 जनवरी को एक्सपायर होने वाला था और एक्सपायर हो गया 31 जनवरी को, और आज आप सोचोगे रिन्यू हो जाए, तो वो रिन्यू नहीं होगा। तो आपका सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी खत्म होने के पहले पहले आपको रिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स रिन्यू करना चाहते हैं, वैलिडिटी एक्सपायर होने के पहले आपको रिन्यू करना है। 60% का डिस्काउंट है, 60% का कोड है RENEW, ये कोड लगा लीजिएगा। सर ऑल टीचर वन प्रीमियम है, 7 को एक्सपायर होगा। प्रिया जी कस्टमर केयर नंबर जो है उस पर कॉल कर लेना, यस ऑफिसर का कस्टमर केयर नंबर।
मैं दे देता हूँ अगर आपके पास नहीं है तो। ये नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 080, कहाँ गया यार, ये यस ऑफिसर का कस्टमर केयर नंबर है। आप इस पे कॉल करके अपना जो भी डाउट्स क्वेरी वगैरह है वो सब रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको सेव कर लेना यस ऑफिसर के नाम से। स्टार्ट करें क्या? जो बना रहे हैं बनाते रहिए, जिनसे नहीं बन रहा है सिर्फ कंडीशन को पढ़ना है, नोट करना है, जो भी आप नोट कर सकते हो। पजल्स एग्जाम में जो आते हैं कम से कम 5 to 8 मार्क्स के लिए आते हैं। पीओ में 10 मार्क्स के लिए भी आते हैं ना, मतलब एक सिंगल पजल की बात कर रहा हूं। वैसे 5 नहीं लिखना चाहिए यार, 3 लिखना चाहिए। कुछ इजी पजल्स होते हैं तो वो 3 नंबर के भी होते हैं, तो 3 to 8 मार्क्स। इजी होगा 3 नंबर का, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो 3 या 4 नंबर के होंगे, थोड़ा बड़ा पजल होगा 5 नंबर का, एकदम ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा तो 8 नंबर का। चलो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं पढ़ लिए होगे। इनफ फैमिली यहीं से स्टार्ट था, इनफ फैमिली ठीक है। जिन्होंने कंडीशन नोट नहीं की थी यहां से आप नोट कर सकते हो ना। स्टार्ट करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन विथ 3 जनरेशन, ठीक है, 3 जनरेशन की फैमिली, ब्लड रिलेशन अभी करवाया हूं कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन, एक फैमिली है, 8 लोगों की फैमिली है जिसमें कि 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल्स हैं इन द फैमिली। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट नंबर, सबको अलग अलग नंबर यहां पर पसंद है। तो इन नंबर को सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्यों नोट कर रहे हैं? ताकि अगर कुछ नंबर से रिलेटेड दे तो हम यहां पर उनको लिख सकें। तो 32, 31, ये मैंडेटरी नहीं, आप नहीं भी लिखोगे ऐसा तो भी चलेगा, बट फिर भी इसको लिखने से फायदा मिलता है एक। 29, 28, 24, 23, 18, 16, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, पर्सन हु आर अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली लाइक इवन नंबर्स, जो भी अनमैरिड है उनको इवन नंबर पसंद होना चाहिए। तो अनमैरिड मेंबर्स यहां पर देखो जो भी होंगे, 1, 2, 3, 4 नंबर दिख रहे हैं आपको, तो आपको ये बोल दिया सीधा सीधा अनमैरिड वालों को इवन पसंद है। इसको कहीं नोट करने की जरूरत नहीं, याद रखेंगे अपन इसको, ठीक है। अनमैरिड इवन नंबर, ठीक है, इसको याद रखना है। अब बोला एच लाइक्स 24, ठीक है, एच को 24 पसंद है। एंड इज वन ऑफ द मैरिड मेल मेंबर इन द फैमिली, और ये एक मैरिड पर्सन है, ठीक है। टी इज द डॉटर ऑफ डी, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये देखो टी जो है वो डॉटर है डी की, यहां पर बना लेते हैं ऐसा। एंड इज मैरिड टू द वन हु लाइक्स 31, और ये टी मैरिड है किससे, जिसको क्या नंबर पसंद है, द वन हु लाइक्स 31, जिसको 31 नंबर पसंद है उससे ये मैरिड है। फिर क्या बोला, क्यू इज द मदर ऑफ द वन हु लाइक 28, क्यू जो है वो मदर है किसकी, क्यू मदर है उसकी जिसको 28 पसंद है, 28 नंबर पसंद है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स 18 इज मैरिड टू डी, 18 जिसको भी पसंद है वो डी से मैरिड है, तो यहां पर देखो डी से मैरिड 18, ठीक है। जेंडर अभी हमको पता नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स 18 इज मैरिड टू डी, डी हु इज द सन ऑफ पी, डी जो कि सन है पी का, तो अगर डी सन है पी का तो डेफिनेटली ये जो है इसकी वाइफ हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक 24 इज मैरिड टू आर, आर्स मदर, ठीक है। द वन हु, कहां गया यार, द वन हु लाइक्स 18 इज मैरिड टू डी हु इज द सन ऑफ पी, हो गया था। द वन हु लाइक 24 इज मैरिड टू आर्स मदर, 24 जिसको भी पसंद है यहां लिख देते हैं 24, यानी कि ये देखो एच, 24 वाला कौन है, एच। तो एच ने किससे शादी की है, एच ने शादी की है आर की मम्मी से, तो एच ने शादी की है आर की मम्मी से, तो ये आर की मम्मी हो गई यहां पर, तो ये पापा हो जाएंगे एच, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक 23 सिस्टर ऑफ एल, जिसको भी 23 पसंद है वो सिस्टर है एल की, एल की सिस्टर, सिस्टर बहन है ना। अब क्या बोल रहा है आगे, एल हु लाइक्स 28, एल हु लाइक्स 28, ये देखो ये एल जो है ये 28 है, तो यहां पर एल आ जाएगा,
इस 28 की जगह पे L आ जाएगा, यहां पर मैं L लिख सकता हूं, 28 की जगह पे L लिख सकते हैं, यहां पर कंफर्म हो गया। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है आगे, द वन हु लाइक्स 23 इज द ओनली डॉटर ऑफ द वन हु लाइक्स 32। जिसको भी 23 पसंद, कहां गया यार, लाइन बड़ी मिस हो रही है, बोल्ड नहीं है ये। द वन हु लाइक 23, द वन हु लाइक 23, ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ द वन हु लाइक 32। ये ओनली डॉटर है, मतलब ये जो होगा ये सन हो जाएगा, तो ये ओनली डॉटर है किसकी, 32 वाले की। अब 32 कौन है भाई, हमको तो अभी पता नहीं है, बाद में देखेंगे। आगे देखो और क्या बोल रहा है, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। आर जो है वो सिस्टर इन लॉ है क्यू की, तो आर अगर सिस्टर इन लॉ है क्यू की, मतलब क्यू यहां पर कहीं पर ऐसे आना चाहिए, इससे रिलेट करेगा ये क्यू। ठीक है, उसके क्या बोल रहा है, एंड लाइक 16, आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू एंड लाइक 16, तो आर को 16 पसंद है, यहां लिख देते हैं आर 16। उसके बोल रहा है एम नीदर लाइक्स 29 नॉट मैरिड टू एल। एम जो है वो एल से मैरिड नहीं है, एम एल से मैरिड नहीं है, और एम नीदर लाइक 29, एम को 29 नहीं पसंद, यहां पर एम लिख के क्रॉस कर देते हैं। चलो अब इसको बनाते हैं, यहां पर कैसे सॉल्व होगा ध्यान देना। इस वाली चीज को पहले हम सेट करने की कोशिश करते हैं। एच मैरिड है किसी से, यहां पर बनाते हैं एच मैरिड है किसी से, ठीक है, और एच मेल है। इनकी बेटी है एक आर, अब देखो आपको यहां पर एक चीज बोला था, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। अगर आर सिस्टर इन लॉ है क्यू की, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आर सिस्टर इन लॉ क्यू की कैसे हो सकती है, चलो जैसे भी होगी मान लेते हैं कि यहां पर क्यू है, ठीक है, तो आर जो है वो क्यू की सिस्टर इन लॉ हो गई, आर जो है क्यू की सिस्टर इन लॉ हो गई। अब क्यू के नीचे ऐसे एल आना चाहिए। अब आपको पता है एल जो है वो एक मेल मेंबर है, ठीक है, इसकी एक बहन है 23, यहां पर बना लेते हैं 23, जो भी होगा इसकी बहन होगी, और इसकी मदर है 32। तो अगर इसकी मदर है 32, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो क्यू था, एल और 23 की मदर कौन है, 32 है ना, मदर या फादर जो भी है 32 है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी मम्मी या पापा जो भी होंगे वो 32 होंगे। तो डेफिनेटली यहां पर एक इसके फादर ऐसे बना सकते हो जो कि इसका भाई हो सकता है। अब 32 में या तो क्यू आएगा या तो ये आएगा, जो भी इसका फादर होगा वो आ सकता है, ठीक है, तो ये अभी फिक्स हो गया हमारा। अब देखो आर एच, ये वाली कंडीशन को मैं इधर नोट कर देता हूं अभी के लिए, यहां से इरेज करना है, आर के ऊपर में एच फादर है और ये इसकी मम्मी है, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। वैसे तो यहाँ बन गया था यार, इसको नहीं भी करते तो भी चल जाता है। ये देखो एच की एक वाइफ है, इनकी बेटी है आर, एच की एक वाइफ है, उसकी बेटी है आर, हटा ही देते हैं यहाँ से, खत्म हो गया ये। अब यहाँ पर देखो 32 इन दोनों में से किसी एक पे आने वाला है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, या तो ये 32 होगा या तो ये 32 होगा, दोनों में से कोई एक 32 है, 32 पसंद करते हैं, ठीक है। L28 ये तो लिख दिए हैं, ठीक है, छोड़ दो उसको, ये 23, ठीक है, ये भी हो गया। क्या बच गया, अब ये वाली चीज को यहाँ पर मैं मर्ज करते हैं। अब देखो आपको 3 जनरेशन दिख रही है यहाँ पर भी आपको 3 जनरेशन दिख रही है, मतलब ये डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन में आएगा, तो यहाँ पर आ सकता है पी, ये पहला जनरेशन हो गया। पी का बेटा है डी, तो यहां पर देखो पी का बेटा, ये देखो ये दिख रहा है डी, इसकी शादी जिससे हुई है, ये देखो डी की शादी जिससे हुई है वो 18 है, तो डी की शादी जिससे हुई है ये अगर 18 है क्यू, तो डेफिनेटली 32 डी हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं 32 डी। ये 32 हो गया, फिक्स हो गया, 18 पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये सबको हटा देता हूं मैं अब यहां से, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद देखो डी की बेटी है टी, तो अगर डी की बेटी है टी, तो ये देखो ये बेटी दिख रही है 23, तो ये टी हो जाएगी, ये टी हो जाएगी यहां पर। उसके बाद टी की शादी हुई है 31 से, तो टी की शादी हुई है अगर 31 से, तो 31 जो भी होगा, ये देखो एम यहां पर नहीं आ सकता, तो एम यहां पर आ जाएगा, तो एम से शादी हुई है इसकी, 31 पे एम आ गया, ठीक। क्या बच गया नाम में, एच पी आर डी क्यू, एच पी बचा हुआ है ना, पी को यहां रख देते 29 पे,
हो गया सॉल्व। अब देखो आपको बोला था अनमैरिड लोग जो है उनको इवन नंबर पसंद है, तो यहां पर देखो अनमैरिड कौन है, ये एल अनमैरिड है, एल इवन पे आ गया, ठीक है। आर अनमैरिड है, आर 16 पे आ गया, ये भी ठीक है, इवन पे आ रहे हैं दोनों, परफेक्ट। ये इजी टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि अगर एग्जाम में आएगा ना तो इस टाइप का 4 मार्क्स तक के लिए आ सकता है। इजी रहता है तो 4 नंबर के लिए आता है, हार्ड होता है तो 5 6 7 8 9 10 नंबर के लिए भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन वो पीओ में होता है, क्लर्क में नहीं मिलेगा आपको ऐसा 8 8 10 10 नंबर का। क्लर्क में मैक्सिमम 6 7 नंबर तक का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैक्सिमम, ज्यादातर 4 5 6 वाले ही मिलेंगे। चेक करो एक बार, सही है सभी का, आंसर भी मैच कर लेते हैं, डीएम पीएल एच टी क्यू आर, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही दिया है, ये देखो एच मेल पी फीमेल हस्बैंड वाइफ, एच मेल पी फीमेल हस्बैंड वाइफ, ठीक है। एच है 24, पी है 29, 24 29, ठीक है। अब इनकी बेटी आर 16, बेटा डी 32, इनकी बेटी आर 16, बेटा डी 32, ठीक है बिल्कुल सही। इसकी पत्नी क्यू, और क्यू का 18 है, तो इसकी पत्नी है क्यू 18, इनका बेटा है एल 28, बेटी है टी 23, इनका बेटा है एल 28, बेटी है टी 23, और इसकी वाइफ है एम 31, इसकी वाइफ है एम 31, परफेक्ट आंसर। 1000% एक्यूरेट। सर अब मंडे से तो पजल कराओगे ना प्रीलिम्स वाले कोर्स में? देखो प्रीलिम्स वाले कोर्स में वैसे पजल तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कर दूं, क्योंकि यार अब एग्जाम के लिए ना बहुत कम समय बचा है, तो मुझे लग रहा है स्टार्ट करना चाहिए। जो दूसरे टॉपिक्स जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, जैसे कि कुछ मिसलेनियस के टॉपिक बचे हुए हैं, आपकी ऑर्डर एंड रैंकिंग बचा हुआ है अभी, तो वो सब क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करके करवा दिया करूंगा, और पजल से स्टार्ट करते हैं हम। मतलब जैसे मान के चलो 1.25 घंटे की क्लास है, तो 1.25 घंटे में 1 घंटा पजल करेंगे, 15 मिनट मिसलेनियस का कुछ करवा दिया करूंगा, तो आपका पजल की भी प्रैक्टिस चलती रहेगी। और यूट्यूब पे भी मैं पजल का ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि पजल ही बनाएंगे, मैराथन पे मैराथन लूंगा, मैराथन मतलब मिनी मैराथन, ऐसी 10 10 15 15 पजल वाले, तो उनको भी अटेंड करिएगा, वहां से भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। रेगुलर रहना भैया, बस अब 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, 1 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। डेट्स बताऊं क्या? डेट्स हैं आप लोगों की, 1 मिनट में बता देता हूँ, अप्रॉक्स डेट्स जो मुझे लग रही है एग्जाम की होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 1 मार्च 2 मार्च को होगा आपका पेपर। 1 और 2 मार्च को मुझे लग रहा है पेपर होगा। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेट्स आ गई है, ये कब हुआ यार, मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ मतलब। हैं, किसी ने मुझे बताया नहीं, धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं तो 1 और 2 मार्च सोच के चल रहा था। 22 27 28, 22 27, एक सेकेंड यार, अभी तो देखा था मैं 22 27 को, तो कुछ दूसरा एग्जाम दिखा रहा था। ओके, इस बार थोड़ा सा इन लोगों ने चेंज किया है, संडे को एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 22 तारीख को सैटरडे है, और क्या 28 तारीख को फ्राइडे को दे रहे हैं, 27 तारीख को थर्सडे को दे रहे हैं, इस बार चेंज कर दिया यार, बहुत कुछ चेंज किया है इसने। वही मैं बोला दूसरे एग्जाम्स दिख रहे थे यार सैटरडे संडे को। 22 तो बड़ा जल्दी हो गया यार फिर। मैं तो 1 मार्च सोच के चल रहा था यार, अब अपने को पजल की थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। अच्छा एक बात बताइए, नेक्स्ट वीक से 2 क्लासेस अगर मैं करूं तो आओगे शाम शाम को, अगर क्लास करूंगा तो?
आप नींद में हो अब? हाँ यार, मैं नींद में हूँ। मंडे से एक्स्ट्रा क्लास चालू करें? आओगे सभी लोग पक्का? ठीक है, तो मैं मंडे से फिर एक्स्ट्रा क्लास चालू कर देता हूँ। प्रीलिम्स के लिए हम चालू कर लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि प्रीलिम्स अभी सिर्फ 20 दिन 22 दिन बचे हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि हम पजल पजल और मिसलेनियस जो भी है, पजल ज़्यादा से ज़्यादा पजल करें, क्योंकि 20 नंबर का तो पजल ही आने वाला है, तो मैक्सिमम पजल्स की हम क्लासेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। ज़्यादा देर की नहीं करूंगा, मतलब मान के चलो 6 पजल एक टारगेट लेके चलेंगे। 6 पजल जितनी देर में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए तो आधे घंटे में खत्म, 1 घंटे में होगा तो 1 घंटे में खत्म। तो टाइम एक फिक्स रखेंगे, कितने बजे होगा शाम को मैं बता दूंगा आप लोगों को, और उस टाइम पे आप लोगों को जो आ सकते हैं आइएगा, जो नहीं आ सकते रिकॉर्डेड देखिएगा, पर देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि पूरे एग्जाम ओरिएंटेड वाले क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब पे आज क्लास नहीं है दोस्तों, बाहर जाना है थोड़ा सा, तो आज नहीं है क्लास यूट्यूब।